हेलो चबीस, वेलकम बैक इन द अनदर एपिसोड ऑफ आई हैव बिकम अ ट्रू विलेनस। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत देर बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी मगर मेरा जो लैपटॉप है वो सडनली स्विच ऑफ हो गया और अब तक वो ऑन नहीं हुआ है। 4 दिन हो गए इस बात को। और मोबाइल पे भी मैंने कोशिश की थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, बट अफसोस ये वेबसाइट जो थी वो चल नहीं रही थी। आज चलिए तो मैंने रिकॉर्डिंग कर रही है। खैर, वीडियो लॉन्ग है तो प्लीज़ एंड तक देखना, बगैर स्किप करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। ओके देन, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें कैलेस दिखाया जाता है जो कि जैसे ही टेंट के अंदर आते हैं तो उसको फादर बोलता है, लॉर्ड हैरिटन, एक्चुअली जो चर्च है उससे एक मैसेज आया। तो कैलेस बोलता है अगर उनका ये मैसेज है कि मैं कब तक लौट रहा हूँ तो उन्हें बता दो, मैं आज ही यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है नहीं नहीं, एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जो कोई और भी विटनेस है जो कि ज़्यादा डिवाइन पावर रखता है और वो वहाँ पर मौजूद हो जब सैनेलिना गायब हुई थी। तो कैलेस बोलता है एक और विटनेस, क्या मतलब? तो कहता है एक्चुअली ये जो जो गायब हुई है वो कोई और मामूली इंसान ही था, वो एक सैनेट थी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की वो गहराई से जो है छानबीन करें। तो वो एक और विटनेस की डिमांड कर रहे हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद हो और जिसके पास ज़्यादा डिवाइन पावर हो। फिर कैलिस कहता है कोई जिसके पास ज़्यादा डिवाइन पावर हो, क्या वो सैरिया की बात कर रहे हैं? इतने में जो पादरी है वो खुद बोल देते हैं यस, दरअसल जो सीनियर रैंकिंग मेंबर्स हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो स्टडी है वो हमारे साथ हैं ताकि वो भी गवाह बने। तो जो कैलिस है वो इस बात से बहुत हैरान हो जाता है। तो कैलिस बोलता है क्या वो चाहते हैं कि मैं जो हूँ सैरिया की हिफाजत करूँ? पादरी उसी बात को काटते हुए कहता है नहीं नहीं, वो दरअसल ऐसा कोई मामला नहीं है, हम इस बात की खुद ध्यान रखेंगे। जैसे कि मुझे मालूम है कि जो हमारे योर ग्रेस हैं वो और आपको एक दूसरे की सोहबत बिल्कुल पसंद नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि योर ग्रेस और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम इस बात का खुद ख्याल रखेंगे कि लेडी सैरिया को कुछ ना हो। अभी फिर कैलिस बोलता है ठीक है मैं देख सकता हूँ, वैसे भी ये बेहतरीन आइडिया तुम्हारा। इतने में पीछे से कोई आता है, वो बोलता है मार्कस सैनिटेशन, और उसके मुंह के ऊपर वो जो बॉटल थी जो सैरिया के हाथ में थी वो कस के फेंक के मारता है, जो कि है कैलिस जो अपने हाथ से रोक लेता है। इतने में वो बोलता है खैर आप लोग अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो जो पादरी होता है तो वो बोलता है क्या लेकिन अभी आपने ये क्या किया? वो कहता है वैसे आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे अभी? क्या ये बात मेरी बीवी के बारे में थी? और ये कहते हुए जो रॉचे था वो बहुत गुस्से में दिख रहा है। जो पादरी होता है वो उस रॉचे का ऐसे शक्ल देख के बहुत घबरा जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, दरअसल एक सीनियर रैंकिंग के मेंबर आ रहे हैं, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। वो कहता है वैसे तुम लोगों ने किसकी इजाज़त से ये फैसला लिया है? वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा। वो कहता है मेरी वाइफ वो ऑलरेडी अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर है और उसके पास बहुत से काम होंगे करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल वो हाई चर्च में जा सकेगी। और मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में पहले मुझसे फ़ैसला पूछना चाहिए था, मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। और इतना ही अगर ज़रूरत है किसी हाई पावर डिवाइन की तो फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइन पावर है और मैं भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। तो जो प्रीस्ट होता है जी जी, वो कहता है जी जी आप क्यों नहीं चल सकते, आप चलिए। तो कहता है, इतने में पीछे से कैलिस बोलता है वैसे आप लोगों ने इतने क्या काम दिए हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं, सैरिया के ऊपर, कि वो हाई चर्च को भी विजिट करने नहीं जा सकती। बेशक आपने उसकी जान बचाई है लेकिन आप उसको इतने काम में कैसे फंसा सकते हैं, आप उस पर इतने काम कैसे डाल सकते हैं? और जो रॉचे होता है वो कहता है आपके इन अल्फाज के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वाइफ की इतनी फ़िक्र करते हैं। वैसे पहले तो आपका हाल ऐसा कुछ नहीं था, आप तो सारी तवज्जो अपनी लेना को देते थे। ये बात सुनते ही जो कैलिस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने शुरू हो जाता है, अपनी हाथ में जो बॉटल होती है उसे कस के दबाने शुरू हो जाता है। कहता है, इतने में जो रॉचे वो फर्दर कंटिन्यू करते हुए बोलता है वैसे ये फ्लास्क, फिर उसको मतलब याद आता है वही पुराना सीन जब वो सैरिया के हाथ से वो फ्लास्क लेता है और कहता है मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद करने दो। वो कहती है और ग्रेस? वो कहता है हाँ तुम अपनी हर मामले में खुद मदद कर सकती हो लेकिन इस मामले में मुझे मदद कर दो। तो सैरिया बोलती है दरअसल मैं यहाँ पर कोई और जो वाइन है उसे नहीं पी सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है वाइन से, मैं मर सकती हूँ उसको पीने से। तो वो कहता है तो ये कैसे हो सकता है, तुमने मुझे बात बताई क्यों नहीं? और पीछे हमें एलियट दिखाई जाता है जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान दिख रहा होता है और पीछे से सैरिया बोलती है नहीं नहीं योर ग्रेस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल हमारा एक दूसरे के साथ वक्त इतना कम गुजरा, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला आपको ये सब बातें बताने के लिए कि मुझे किससे एलर्जी है किससे नहीं। तो रॉचे बोलता है ये वक्त, क्या क्या ये यही वजह है? क्या इसी की वजह से मैं सैरिया से इतना दूर हूँ और वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब हैं? मुझे याद है आज भी जब मैं उसके सामने तुम्हारा नाम लेता हूँ उसका ये चेहरा मुझे सख्त जहर लगता है, मुझे नफरत है इस चेहरे से। और उसके बाद वो कैलिस से बोलता है कैलिस होश में आओ, मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बीवी लीना है ना कि मेरी वाइफ सैरिया। तो कैलिस बोलता है हाँ हाँ, जैसे कि आप भूल रहे हैं कि हम मेरी और लीना की शादी किन हालात में हुई, जैसे कि आपकी और सैरिया की हुई थी। तो रोचे गुस्सा होते हुए कहते हैं हमारे हालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ थे, मैं वो पागल नहीं था जो अपनी शादी की रात अपनी बीवी को छोड़कर एक दूसरी लड़की के साथ एक फ्रेंडशिप के लिए मेमोरी बनाने गया था, मैं वो पागल नहीं हूँ। और ये बात सुनते ही कैलिस जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि योर ग्रेस क्या आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने अल्फाजों से जख्मी करना आता है? तब क्या अगर मैं आपको एक डुएल के लिए इन्वाइट करूँ, एक नाइटली डुएल के लिए, तब क्या करेंगे आप?
तो वो कहता है हाँ हाँ शुक्र है तुमने ऐसा प्रपोजल दिया, मैं तो कब से ऐसी ही किसी चीज़ का इंतज़ार में था। तो पीछे से पादरी बोलता है नहीं नहीं एक डुएल क्या करें आप दोनों। तो वो कहता है प्लीज़ योर ग्रेस अपने आप को थोड़ा सब्र में रखें, अगर ऐसा कुछ होगा कुछ उल्टी सीधी हरकत हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है। तो रॉचे कहता है कुछ बुरा नहीं होगा, यहाँ पर जो भी होगा वही होगा जो मैं कब से चाहता था, मतलब कि कैलिस की मौत जो कि कब से रॉचे चाहता था। तो पादरी बोलता है नहीं नहीं दरअसल मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब है लेडी सारी आप दोनों उसके बारे में तो सोचें, वो ऑलरेडी प्रीस की डेथ से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो और भी घबरा जाएंगे ये सब देखते। और जैसे ही जो पादरी है वो सारिया का नाम लेता है, ये दोनों उसको देखना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही मतलब फ़ौरन ही एक दूसरे को कन्वेंस कर लेते हैं, दोनों उसकी बात में आमादा हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है ये बात वैसे वो ठीक ही कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हम दोनों में से कोई भी उसे टेंशन नहीं देना चाहेगा, हम लोग बाद में कभी एडवाइस करेंगे। और दोनों ये बात अपने आप से एक दूसरे से नज़र चुराते हुए कह रहे थे। इतने में पीछे से एलियट आता है, कहता है क्या सर रॉची क्या आप अभी उसके साथ लड़ने वाले थे, क्या वाकई आप लोग लड़ने वाले थे। और रॉची ये कहते हैं बहुत डर जाते, तो क्या कहते हैं सॉरी एलियट जो है वो ये कहते हुए बहुत घबराया हुआ होता है कि ये लोग वाकई भी ड्वेल करने वाले थे। तो रॉची बोलता है नहीं नहीं यहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी पर फिक्र करने वाली ज़रूरत नहीं है, खैर तुमने क्या तमाम तर सोल्जर्स को रेडी कर लिया। वो कहता है हाँ हाँ मैंने तमाम तर सोल्जर्स को रेडी कर लिया। तो रॉची कहता है ठीक है फिर उनमें से एक टोली को कहो कि वो मेरे साथ चले हाई चर्च की तरफ, और बाकी जो है सारिया को उसके घर लेके जाए। और याद रखो कि क्या कहते हैं घर पहुँचते ही ना तमाम तर जितने भी स्ट्रॉबेरीज हैं वाइट स्ट्रॉबेरीज उन तमाम तर को जड़ समेत उखाड़ फेंको। तो जैसे ही ये बात कैलिस सुनता है वो बड़ा हैरान होता है कि मतलब तमाम उसको सिर्फ मतलब थोड़ी सी एलर्जी, इतने सारे उनको गार्डन से निकालने की क्या ज़रूरत है स्ट्रॉबेरी को। तो एलियट बोलता है सर ऑब्वियसली मैं ये करूँगा लेकिन पहले मुझे लेडी की इजाज़त लेनी होगी। तो रॉची बोलते हैं हाँ हाँ उसे बता दो, मुझे मालूम है लेनिया ने मुझे भी बताया था कि हमारे घर के ऊपर जो रूल करती है वो हमारी बीवी होगी, मतलब कि डचेस होगी, उस पर मेरा कोई हक नहीं, तो उसे बता दो और उसकी मर्ज़ी से जैसा करना, गार्डन में जो भी फूल लगवाने होंगे वो लगवाना है, लेकिन पहले तुम जाओ और जो भी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज हैं उन्हें निकाल दो, तमाम तरह की जड़ें समेत काट दो, लेकिन जो नई लगा रहे हो ना गार्डन में चीज़ें वो सारिया से पूछ के लगाना। फिर हमें कैलिस को दिखाया जाता है जो अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है ये रॉची किस तरह का चेहरा बना रहा है, और हमें रॉची के हाथ दिखाए जाते हैं जो सारिया के बालों में होते हैं। फिर रॉची जो है वह सारिया के हाथ को चूम रहा होता है और कैलिस बोलता है क्या वो वाकई सारिया से प्यार में मुब्तला हो गया। और तभी हमें जो खूबसूरत से रॉची और कैलिस सारिया दिखाई जाते हैं ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं एक साथ, और इनकी ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी हैं। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें सारिया दिखाई जाती है जो बोलती है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, यहाँ इधर क्या हुआ था, ये गार्डन का हाल किसने कर दिया है। इतने में पीछे से बीवी आता है और वो कान में खुसफुसाते हुए कहता है मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, ये यकीनन कोई ना कोई वो है सर्वेंट है जो ये चोरी कर रहा है। तो कहती है ये किस तरह की चीज़ें चोरी हो रही हैं हाउस बॉय के अंदर। और फिर जो बीवी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है अगर आप कहें तो मैं तमाम तर सर्वेंट्स को कत्ल कर दूँ, क्या मैं उनके गले काट दूँ, उन्होंने आपके गार्डन से चीज़ें चोरी करने की ज़रूरत की है। तो सारिया जो बेचारी बहुत ब्लैंक हो जाती है और कहती है क्या ये वापस शुरू हो गया। तो वो फिर दरवाजे से अंदर आते हुए बीवी को बोल रही थी कि बीवी अरे बस करो यार, तुम हर बात पर मार को टाइम में शुरू कर दिया करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इतने में उसको किसी की आवाज़ आती है, कहते हैं लो आप वापस आ गई, और हमें यहाँ पे इसका बटलर बेस्टियन और बहुत सारे सर्वेंट्स दिखाए जाते हैं जो सारे झुकाए खड़े होते हैं और वो कह रहे थे वेलकम बैक योर ग्रेस। इतने में वो सारिया जो है वो बोलती है अंदर तो शुक्र है सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर बाहर क्या हुआ था। तो जो बेस्टियन है यानी कि बटलर वो कहता है कि हमें माफ़ कीजिएगा योर ग्रेस, दरअसल हमें पता नहीं था कि आपको जो है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, और वहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज थी। तो कहती है वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज क्या, वाकई वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज थी, खैर तुम लोगों ने निकाल तो दी लेकिन उस गार्डन को तुमने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। तो जो बटलर होता है वो कहता है मुझे दिल से माफ़ कर दीजिए, दरअसल हम ना आपकी इजाज़त के बगैर इस घर में कुछ नहीं कर सकती, जो पूरा घर है इस पर आपकी हुकूमत चलती है, आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप जो गार्डन में क्या लगाना है और गार्डन को कैसे डिज़ाइन करना है अगर आपकी दोबारा से खुद फैसला लें तो इससे योर ग्रेस जो है वो बहुत खुश होंगे और ये बहुत बेहतरीन होगा आपकी वकेशन के लिए। तो सारिया कहती है ऑफ कोर्स ठीक है मैं ये कर लूँगी। तो बेस्टियन बोलता है हाँ हाँ मुझे बहुत खुशी हुई आप ये कर लेंगी। तो सारिया बोलती है वैसे भी मेरे पास ऑप्शन कोई और था ही नहीं सिवाय उन सबको करने का, अब मैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकती थी गार्डन को। तो वो कहती है चलो मुझे देख सकती हूँ मैं, बहुत सारा काम है हमारे पास करने के लिए, खैर तुम ऐसा करो हमें ये सब काम जो है ना रॉची के आने से पहले करना होगा, तो जितने भी सर्वेंट्स उन्हें बुला लो। और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाली हूँ। और ये सोचकर बोलते हुए ना जो सारी है वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन जो सर्वेंट होता है उस बेचारी की तो रूह निकल जाती है। फिर हमें सारिया दिखाई जाती है जो कि बेचारी लीनियन को भी उसने अपने साथ काम में लगाया था, लीनियन जो है वो बहुत थका हुआ लग रहा होता है। और फिर हमें उसका जो सारा का सारा घर है वो दिखाया जाता है जिसके अंदर तमाम तरह गार्डन्स जो हैं वो बन चुके हैं। लीना को पीछे से कहता है कोई कि खैर आपको अच्छा लग रहा होगा उन सबको जो है देशद्रोही करके। तो सारिया बोलते क्या मैंने देशद्रोही किया, किससे, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की, मैंने तमाम तर नौकरों को काम पे लगा दिया, जितनी भी फर्टिलाइज़र्स थी उन सबको मैंने खुद अपने हाथों से सारी खाद डाली खेतों के अंदर, और जितने जितने सारे वो 24 डिज़ाइन थे उनमें से एक डिज़ाइन को जो सबसे सस्ता था और सबसे अच्छा था उसे चूज़ किया
और तुम कह रही हो कि मैंने कुछ ऐसा किया। इवन कि मैंने इतना काम किया कि बटलर तो बेचारा परेशान ही हो गया। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप वो जो दूसरा घर है ना वहाँ चले जाएँ, लॉरल मैनर चले जाएँ कुछ दिनों के लिए। और तुम कह रही हो कि मैंने ऐसा किया। तो और वो कहती है क्या वाकई मैंने इतना सारा काम करके उन्हें मुश्किल में डाल दिया। तो जो उसकी नौकरानी होती है वो कहती है ऑब्वियसली आपने ही तो किया ये। बेस्टियन बिल्कुल ठीक कह रहा था, आपने इतने सारा काम किया कि अब तो जो योर ग्रेस है वो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। वो कहती है बस इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो कहती है हाँ देखिए ना आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं, मेरे ख्याल से तो आप यहीं पे कुछ दिन रुके, मैं आपको ना बहुत मज़े मज़े के खाने खिला के बना के खिलाऊंगी। तो नौकरान सरिया बोलती है वाकई में यहाँ पे रुक सकती हो। तो वो कहती है हाँ हाँ आप रुक सकती हैं, और आप चाहें तो आप योर ग्रेस को भी बाद में अपने साथ ला सकती हैं और आप बहुत यहाँ पर इंजॉय करेंगी। देखिएगा आप यहीं पर रुकें, आपने इतना काम कर दिया, आप बहुत पतली हो गई हैं। फिर हमें सरिया को दिखाया जाता है जो वाकई बहुत थकी हुई दिख रही होती है, मतलब आप उसका चेहरा देखो। अब कहती है चलो ठीक है मैं यहाँ पे कुछ देर रुक सकती हूँ, तो मैं यहाँ रुक ही जाती हूँ। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है, टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज होता है, उसमें लीना होती है और सरिया होती है। और वो कहती है क्या लीना को वापस आने में काफ़ी टाइम नहीं लगने वाला, और क्या ये सब ऐसे ही चलने वाला है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्टोरी को ऐसे ही चलने दूँ या कुछ चेंजेस लाऊँ इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहती रोचे को मैं अपने सामने किसी और के पास जाते हुए देखूँ। खैर मैं बहुत थक गई हूँ इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के रोज़ रोज़ मैं पागल होती जा रही हूँ। और इतने में ही वो वापस वही सीन याद करती जब लीना जो है उसके अंदर डार्क एनर्जी जा रही थी कहती, लेकिन वो क्या था, मुझे जहाँ तक याद है जो लीना थी वो तो खुद जो वाइट एनर्जी है उससे बनी हुई थी, तो वो डार्क एनर्जी से उसका क्या कर रही थी। और मेरा नहीं ख्याल उसे किसी नेकलेस की ज़रूरत है मेरी तरह। वैसे भी वो तो एक हीरोइन है, एक एक्टर, मतलब सबसे पावरफुल लड़की है। फिर वो कहती है लेकिन तब क्या अगर वो भी इस नेकलेस की मोहताज थी, और जो भी वो कहती थी वो सिर्फ झूठ था कि उसे पावर्स की ज़रूरत नहीं, उसके पास बहुत पावर्स हैं। क्या वाकई ये हो सकता है कि लीना को भी पावर इस नेकलेस से ही मिलती थी, अदरवाइज़ उसके पास कोई पावर नहीं है। और ये चीज़ें वो सोचते कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, चलो ये सब बाद में सोचेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद हमें रात दिखा जाता है, जो अभी बस मतलब घर में वो पहुंचने वाली थी। जैसे ही वो नीचे उतरती है तो सामने रोचे होता है, वो कहता है सैरिया। तो सैरिया कहती है रोचे तुम कब आ गए, तुम आ गए। तो रोचे बोलता है हाँ लेकिन तुम इतने दिनों से कहाँ थी। वो कहती है दरअसल मैं लॉरल मैंने गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन तुम कब वापस है। और उसके हाथ में हाथ डाल के चल रही होती है। तो कहता है बस मैं कुछ देर पहले ही आया, मेरे पास बहुत थक गया था इसलिए, चलो अंदर चल के बात करें। तो सैरिया उसके हाथ को छूते ही कहती है ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हो रहे, क्या तुम बीमार हो। तो रोचे बोलता है क्या तुम्हें मैं ऐसा लड़का लगता हूँ जो बीमार हो जाए। तो वो कहती है क्या मतलब सब बीमार नहीं होते। तो रोचे बोलता है होते होंगे लेकिन मैं बीमार नहीं होता। कहती है मुझे माफ़ करना, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का मुझे समझ नहीं आ रहा। रोचे तुम पागल हो गए, तुम बीमार हो। लेकिन रोचे जो है वही बात मान ही नहीं होता, तो इसलिए वो आ जाती है लीनियन के पास कि लीनियन क्या रोचे बीमार है। तो लीनियन बोलता है नहीं माय लेडी हमने तो कभी उन्हें बीमार नहीं देखा। तो सरिया कहती है वाकई क्या वो कभी बीमार नहीं होता। तो कहते हैं नहीं नहीं सर तो इतने स्ट्रॉन्ग मैन है, सब उनको कहते हैं पॉजिटिव मॉन्स्टर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कभी बीमार नहीं पड़े। तो कहती है मॉन्स्टर्स, कहता हाँ हाँ आपको यकीन नहीं आता। तो कहती चलो जब लीनियन कह रहा है तो मुमकिन है वो इतना हेल्दी हो कि कभी बीमारी ना होता हो। खैर वो कहाँ पर है रोचे, मुझे दरअसल उससे कुछ गार्डन की मतलब डिज़ाइन सिखाना है और उससे बात करनी है। तो कहता है वो दरअसल वो अंदर है, उनके पास बहुत सारा काम रहता था करने के लिए, क्योंकि वो हाई चर्च से तो अपना काफ़ी सारा काम पेंडिंग भी छोड़ गए थे, तो वो अब वो काम करेंगे। तो सही बोलती है मुझे ये मत कहना। और जैसे ही वो अंदर आती है कहती मुझे मुझे जैसे ही लीना अंदर आती है कहती है मुझे मालूम था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सामने में रोचे दिखाया जाता है जो बेचारा तकरीबन बेहोशी की हालत में होता है। फिर वो उसके सर को हाथ लगाती है और कहती है लीनियन तुम कितने बड़े झूठे हो, तुम कह रहे थे ये बीमार नहीं होता। फिर वो कहती है हाँ बेशक यही छुपता होगा उन लोगों से, आफ्टर ऑल उसे टफ मैन बनने का शौक जो है। और इतने में ही वो कहती है मेरा नहीं ख्याल ये सब मेडिसिन से, ये बगैर मेडिसिन के ठीक होगा, मैं जाती हूँ मेडिसिन लाती हूँ। और वो जा रही होती है तो रोचे जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और सरिया बोलती है रोचे तुम जाग रहे हो, तुम होश में हो। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है और सरिया बोलती है रोचे क्या तुम ठीक हो। और रोचे बेचारे को सब कुछ जो है वो ब्लर दिख रहा होता है। कहती है सरिया बोल रही थी कि तुम अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा होश में आओ। और फिर वो जैसे ही होश में आता है उससे सरिया दिखती है और कहता है सरिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर अगले ही सीन में सरिया बोलती है कि मुझे जैसा लग रहा था तुम्हें बुखार हो रहा है, लेकिन तुमने फिर भी जिद की कि तुम्हें कोई बुखार नहीं हो रहा। और ये लो ये मुझे मेडिसिन दी है सोसाइटी ने और उसने कहा ये तुम्हारी मदद करेंगे। तो रोचे बोलता है दरअसल मैंने हाथ नहीं लगा सकता, अगर मैंने हाथ लगाऊंगा तो ये जो है वो पिघल जाएगी। तो सरिया कहता है इसका मतलब तुम एडमिट करते हो कि तुम बीमार थे और तुम्हें बुखार था और उसके बावजूद तुम इग्नोर करते हो। कहता है ठीक है मैं अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या तुम ये मेरे मुंह में डाल दोगी। तो सरिया जो है उसको थोड़ी देर देखती है और फिर उसके मुंह के अंदर मेडिसिन डाल देती है और कहती है क्या तुमने ये खा ली है। और रोचे बोलता है दरअसल मेरा मुंह जो है वो बहुत सूखा हुआ था और तुमने उसके अंदर मेडिसिन ले ली और वो मैंने खा लिया है, तो इसकी वजह से मेरा मुंह जो है वो बहुत कड़वा हो रहा है, तो क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी सरिया। सरिया कहती है ठीक है मैं इसको पानी पिला देती हूँ, ये बीमार जो आफ्टर ऑल। और उसके बाद उसको पानी पिला रही होती है और इतने में उसके मुंह से जो है ना वो पानी निकल जाता है, गिर जाता है थोड़ा बहुत। तो सरिया अपने दिल में कहती है ये वजह है इसके इतने बचकानी बिहेवियर की। तो रोचे बोलता है तुमने मेरे मुंह के ऊपर पानी गिरा दिया सरिया, थोड़ा होश में आओ और मेरे मुंह को साफ़ करो।
और सरिया बोलती है उफ अब इतने नखरे दिखाना बंद करो, तुमने क्या कभी किसी स्टर्नी को देखा है इतनी लोगों की केयर करते हुए? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें एक स्टर्नी की केयर मिल रही है। रोचे कहता है हाँ हाँ ठीक है, बस मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी एहसान जल्दी उतार दूँ। तो सरिया बोलती है, रोचे बोलता है लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे वादा करना चाहिए कि तुम आगे से अपने आप को इतना काम में नहीं डालोगी कि तुम बीमार हो जाओ। तुम्हें पता है ना तुमने कितना काम किया, तुम्हारी वजह से जो बेस्टियन है वो बेचारा रोना शुरू हो गया था। तो सरिया कहती है लेकिन मगर मैंने इतना काम भी नहीं किया, और खैर तुम फिक्र मत करो, आगे से जो गार्डन के अंदर काम है वो बहुत स्लोली होगा क्योंकि जो विंटर्स हैं वो आ गए हैं, इसकी वजह से जो ग्राउंड है वो जम गया है। वो कहती है और क्या इस वक्त में क्या तुमने सब कुछ कर लिया, और तुम ध्यान रखना कि आगे से तुम सब कुछ ठीक कर दो तो सही हो जाओ। तो कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मैं इतना बेचारा लग रहा हूँ कि तुम मुझे इन बेकार सी बातों से कंप्लेन देना चाहती हो बैठ कर? तो सरिया बोलती है वो दरअसल इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जब हम बीमार होते हैं तो हमें अकेले बहुत बुरा लगता है, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कंपनी दे रही हूँ। फिर रोचे बोलता मुझे तो लग रहा है कि तुमने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्या जो कैलेडन्स है वो तुम्हें इतने बेचारों की तरह ट्रीट करते थे, क्या तुम्हें वो एक बेसिक केयर भी नहीं देते थे? तो सरिया बोलती है गुस्सा करते हुए कि नहीं, वो क्यों मुझे बेचारों की तरह ट्रीट करेंगे, मैं उनको मतलब मैं उनके ऊपर जुल्म करती थी, वो मुझ पर जुल्म करने वाले कौन होते हैं? फिर रोचे कहते हैं वैसे मैंने कैलेडन की तरफ एक इन्विटेशन भेजा था कि वो हमारी जो मैरिज है उसको अप्रूवल देते हैं, मगर उनका अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो अब तक मेरे जो लेटर उसे डिले करें। तो कहती है ये तो साफ बात है, वैसे तुम क्यों चाहते हो कि उन्हें हमारी मैरिज के बारे में पता चल जाए? वो कहता है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कैलस को तो बहुत जल्दी इजाज़त मिल गई थी। तो कहती है क्योंकि कैलस जो है वो एक मार्कोस है, मुझे यकीन है अगर वो भी एक ड्यूक होता तो उसे भी कभी इजाज़त ना मिलती। वो हमेशा से यही समझते हैं कि मैं ड्यूक की वाइफ बनना डिज़र्व नहीं करती, मेरे लिए यही काफ़ी कि मैं एक मार्कोस की वाइफ बनूँ। तो रोचे बोलता है बस करो, तुम उन बेवकूफ़ लोगों के बारे में और बात मत करो, मुझे उन लोगों की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहती है फिर तुम क्यों उनके पास जो वो क्या कहते हैं लेटर थे वो क्यों भेजे थे? तो रोचे बोलता है बस एक बेवकूफ़ की वजह से, और उसको पीछे याद करवाया जाता है, मतलब उसके पीछे हमें रोचे कैलस दिखाया जाता है जो बोल रहा था तुम्हें ये मालूम है ना कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिन्हें उसकी फैमिली की तरफ से ऑफिशियली मैरिज का अप्रूवल मिला था, वो सिर्फ मैं हूँ। और उसकी बात सुनते वो गुस्सा कर रहा होता है। तो सरी बोलती कौन बेवकूफ़, किसकी वजह से तुमने उनसे पूछा ना? तो रचे कहता है खैर मेरी ज़ुबान जो थी वो फिसल गई थी, छोड़ो तुम इन सब बातों को। वैसे छोड़ो। तो वो सारी बोलती थी कि नहीं तुम मुझे बताओ ना क्या वजह थी? तो रोचे बोलता है क्या तुम फ्री हो कल या फिर परसों? तो सारी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तुम लेकिन पूछ क्यों रहे? तो कहता है यहाँ पे एक जगह है जहाँ जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो लेक जहाँ पर तुम इंस्पेक्शन के लिए जाती थी, तुमने हमेशा उसको नॉर्थ साइड से देखा है, लेकिन सच्ची बताऊँ तो वो बहुत खूबसूरत लगती है ईस्ट साइड से, साउथ साइड से, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो। तो सारिया बोलती है जहाँ तक मुझे मालूम है हमारी लाइफ जो आजकल बहुत हेक्टिक चल रही है और मेरे ख्याल से हमें ऐसे आउटिंग पे जाना बहुत रिलीफ फील कर रहेगा। तो सरिया बोलती है क्या तुम्हारा मतलब है फ्रोजन लेक का? तो कहता है हाँ। फिर सरिया बोलते हैं लेकिन तब क्या अगर वहाँ पर पीछे आ गए? तो रोचे बोलते हैं वहाँ पर जितने भी विजिटर्स होते हैं उनको जो है नाइट की स्कॉट मिलती है, तो तुम फिक्र मत करो, और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत, तुम्हारे साथ मैं होऊंगा ना, तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रोचे सरिया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है सरिया बताओ ना तुम जाओगी ना मेरे साथ? तो सरिया कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। और अगले ही दिन हमें वो खूबसूरत सा ग्लेशियर दिखाया जाता है। और फिर रोचे बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम कर ही लिया, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। और फिर रोचे सरिया को बुलाते हैं कि सरिया, और सरिया को दिखाया जाता है जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसने एक अम्ब्रेला पकड़ा होता है। तो रोचे बोलता है वैसे ही तुमने क्यों पकड़ा हुआ है और तुम्हारा टेस्ट ऐसा तो नहीं है, तो तुमने ये क्यों पहना हुआ है? तो सरिया कहती है दरअसल मुझे मेट्स ने बताया था कि यहाँ पर जो भी आते हैं लोग वो अपने साथ एक अम्ब्रेला लाते हैं, तुम देखो ना सबने पहना पकड़ा हुआ है। और मेट्स ने मुझे ये भी बताया था कि जो न्यूली वाइट कपल्स होते हैं उनके बीच में ये जगह है बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो लोग कहते हैं यहाँ पर जिसके भी साथ आप जाते हो आपको उससे प्यार हो जाता है। और वो कहती है कि वैसे मैं भी उनकी बात मानना नहीं चाहती थी कि मैं ले आई हूँ, खैर उन मेड्स ने मुझे इसके बारे में क्यों बताया? तो रोचे बोलता है खैर उन्होंने ठीक ही कहा, तुम इसे पहने रहो, तुम पे ये अच्छा लग रहा है। और सरिया जो है बहुत क्यूट लग रही होती है। अगले ही सीन में जो सरिया होती है वो रोचे को भी अम्ब्रेला के नीचे खींच लेती है। वो कहती है क्यों तुम्हें भी तो ये अच्छा लगा, तो तुम भी मेरे साथ इस अम्ब्रेला को शेयर करो। तो रोचे कहता है हाँ शुक्रिया तुम्हारी कंसिडरेशन के लिए, मैं भी इसे शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगा। इतने में ही हमें वो दूर दिखाए जाते हैं और वो सरिया वापस वही रोचे को बात बताई देती है कि मुझे लोगों ने बताया कि जो लोग इस ग्लेशियर को एक साथ बहुत ज़्यादा वक्त तक देखते हैं तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, क्या ये सच है? तो रोचे बोलता है वैसे तुम्हें किसने कहा? तो वो कहती है सुजुटी ने मुझे बताया था। तो कहता है लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? तो सरिया बड़े घमंड से इतराते हुए बोलती है क्या मतलब तुम कुछ भी कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि कोई और चढ़नी होगी यहाँ पर जो ग्लेशियर को इतना अच्छे से जान सकती है जितना मैं जानती हूँ? मुझे पता है ये सब बातें सिर्फ अफवाहें हैं। तो रोचे अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, कहता है मैं तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता, तुम अजीब लड़की, मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती। तो सरिया बोलते हैं क्यों तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं तो एक ओपन बुक हूँ, तुम्हें मेरी बात मतलब मैं तो सबके सामने सबको पता है मैं कैसी हूँ, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? खैर वो कहती है वैसे भी मुझे जो ग्लेशियर है ये जो बहुत ज़्यादा पसंद है,
और मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कोई और स्टर्नी या कोई और लड़की हो सकती है इस दुनिया में जो मुझसे बेहतर इस कलेक्शन को जानती है। इतने में हमें उसके इर्द गिर्द ना डार्क एनर्जी दिखाई जाती है और सारिया बोलती है क्या कि डार्क एनर्जी ये कहाँ से आ रही है। और फिर वो बताती है कि नॉवल में एक सीन आया था जहाँ पर ये जो डार्क एनर्जी थी अचानक से पैर हुई थी, लेकिन ये कुछ देर की नहीं थी और कुछ हफ्तों बाद ही ये सडनली फिर गायब हो गई थी। फिर रात को घर जा रहे थे तो रोचे बोल रहा था कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर काफ़ी दिनों तक के रहना पड़ेगा। तो कहती है हाँ मुझे मालूम है, ताकि हम जो ले गए उसे ध्यान से रखें कि वहाँ पर कोई वो ना है, मॉन्स्टर ना है। कहती है लेकिन मैं चाहती थी कि हम लोग क्या कहते हैं वहाँ जाएं, जो जो लॉरेल मैनर है हम वहाँ जाएं कुछ देर के लिए रुकने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे वो जो नौकरानी थी उन्होंने भी कहा था कि हम दोनों मिलकर वहाँ पर चलें कुछ दिन स्टे करने के लिए। और फिर रोचे बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम घबराई भी हो, तुम डरी भी हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है जब हम डिनर कर रहे थे तब भी तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसे ही थे। मुझे डर है तुम रोना ना शुरू हो जाओ। तो सही बोलती है बस मुझे टीज करना बंद करो। अगर तुम फिर अपना हाथ चढ़ाते हुए कहती है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना मैं अंदर जाकर तुम्हें अपने डिज़ाइन जो है वो नहीं दिखाऊंगी। तो रोचे बोलता है बस करो यार, मतलब इतना भी नाराज़ होने वाली बात नहीं है, तो मुझे दिखाना ना अंदर चल के, चलो मान जाओ। फिर उतना अचानक से वो क्या कहते हैं किसी की आवाज़ आती है और वहाँ पर होता है रीनियन। वो बोल रहा होता है लेडी लेडी दरअसल दरअसल अभी भी ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं लॉरेल मैंने जाना है कि नहीं जाना। तो सारिया बोलती है खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तो राजू बोलता है नहीं नहीं हम वहाँ ज़रूर चलेंगे, इसी वीकेंड चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मुझे। तो इतने में उससे पीछे से किसी आवाज़ आती है जो कि लीनियन होता है। वो कहता है लेडी सारिया, और वो कहती है लीनियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने आप लोग को इंटरप्ट कर दिया, लेकिन आपके जो कैल्डन एम्पायर है वहाँ से काफ़ी कोई लेटर आया हुआ है और वो कब से आपका इंतज़ार कर रहा है। तो कहती है वो भी क्यों आया। इतने में वो लेटर खोलती है तो मुझे कहती है कि मुझे इनके बारे में मालूम है, ये सारिया की जो है वो आंट है जिन्होंने कभी शादी नहीं की और नहीं इनकी कोई औलाद है। और फिर वो उदास से चेहरा बनाते हुए कहती है और ये वो वाहिद खातून थी जिन्होंने हमेशा से सारिया को मतलब इक्वली ट्रीट किया, उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। और शायद बस नहीं क्योंकि उन्हें जो थिएटर थे वो बहुत पसंद थे, थिएटर के लोग भी, तो उन्हें मेरी कहानी पर भी तरस आ जाता होगा। खैर फिर वो रोचे से कहती है मेरे ख्याल से मुझे जो है अपने कैल्डन एम्पायर है उसे विजिट करने जाना होगा इस वीक। तो वो कहते हैं हाँ ज़रूर जाओ, मेरे ख्याल से लीनियन को तुम्हारे साथ जाना चाहिए। तो कहती है नहीं मुझे अकेले जाना होगा, मैं लीनियन को वहाँ नहीं ले जा सकती। तो रोचे बोलता है कहती जब से मैं इस सारिया कहती है जब से मैं इस लड़की की बॉडी में आई हूँ तब मैंने कोशिश की कि मैं अपने जो ख़ानदान है उनसे अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें देखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वाकई वो पुरानी वाली जो सारिया है वो बन गई हूँ। और मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मैं बस उनको तकलीफ ना पहुँचाऊँ इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। और बस मैं चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इस लड़की की बॉडी में हूँ, तो मैं अब दोबारा देखना चाहती हूँ कि मैं उस तरह दोबारा एक्ट करूँगी कि नहीं करूँगी। ये सब बातें वो अपने दिल में करी होती है। और फिर रोचे सारिया को बोलता है कि सारिया तुम क्यों नहीं कुछ देर इंतज़ार करती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो सारिया बोलती क्या तुम्हें अभी टेंशन है कि मैं अगर बाहर जाऊँगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं बस मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। तो सारिया कहती है अगर तुम इतनी फ़िक्रमंद हो तो एक काम करो, और फिर उसके कान में वो कोई काम बताती है और अच्छे से गौर से सुन रहा होता है। इतने में हमें बाहर से महल दिखाया जाता है जो कोई चीख रहा होता है क्या तुम क्या कह रही हो। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें कैलेडन मैनर दिखाया जाता है और उसके बाद बटलर आता है उस सारिया के भाई के पास और कहता है यंग मास्टर लेडी सारिया जो है वो आ चुकी है। तो उसका भाई कहता है क्या सारिया वो कोल्ड लड़की आ चुकी है, मुझे यकीन था वो आएगी, खैर मुझे लगा था कि उसके अपने फादर का डर होगा। तो बटलर कहता है वेलकम कीजिए जो हाउस मैंसला है उनके हेड का और उसकी वाइफ का। तो बटलर उसका भाई बोलता है सारिया का क्या उन्होंने फादर को भी बुलाया होगा, क्या फादर मदर भी गए होंगे उसको रिसीव करने के लिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद वो उसके घोड़ों को देखते हुए कहता है वो तो मुझे क्या करना चाहिए, और इसकी कहते हैं वो बहुत अजीब सी शक्ल में रहा होता है। इतने में हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे जो बटलर है वो अकेला आया होता है और वो कहता है हाउस कैल्डन में आपका लेडी सारिया स्वागत है। तो सारिया बोलती है ओह काफ़ी वक्त हो गया जैसन तुम्हें देखे हुए, तुम तो थोड़ा भी नहीं बताए। तो जैसन कहता है हाँ मतलब कि जो बटलर है उसका नाम जैसन है। तो जैसन बोलता है जी और आपसे भी मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया, क्या आप ठीक हैं। तो सारिया कहते हैं खामोश हो जाओ तुम, कि यही तरीका है हाउस कैल्डन के लोगों का अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ। तुम्हें याद होना चाहिए कि मेरा सरनेम जो है वो अब बदल चुका है, अब मैं एक आर्क डचेस हूँ, ना कि वही पुरानी कैल्डन की लड़की जो कि हर किसी के सामने बस शर्मिंदा होती थी और हर कोई बस उसे दबाता रहता था। क्या तुम अब भी मुझे साइड के दरवाजे से लाना चाहते हो, ना कि मेन गेट से जो कि लोगों के नहीं, मतलब इस घर के लोगों के नहीं बना है। तुम अब भी मुझे उस दरवाजे से लाए हो जहाँ से मेहमान आते हैं अंदर। तो बटलर कहता है नहीं मेरे कहने का मतलब नहीं था। तो सारिया बोलती है क्या तुम्हारे लिए मैं एक सिर्फ और सिर्फ कुरियर हूँ या फिर एक मेल हूँ, यानी कि मैं ख़त हूँ। मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूँगी, जाओ और दोबारा अनाउंस करो कि मैं आ रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ, मुझे वेलकम करने के लिए आया। और इतने में वो जो बटलर है वो बेचारा बहुत डर के भाग रहा होता है। तो सारिया बोलती बीवी क्या तुम्हें नहीं लगता ये लोग मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं।
बीबी बोलता है तो फिर क्या मैं मेन गेट जो है उसे उखाड़ फेंकूँ, तो सरिया बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसा मत करोगे, तुम ऐसा करोगे तो मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके ऊपर एक भी रुपया अपना खर्च करूँ। तो बीबी कहता है हाँ, और जैसे ही अगर कोई आपसे पैसे मांगेगा तो मैं उनका जो सर है उन्हें काट दूंगा। पीछे से सरिया आ जाता है, कहते हैं बीबी प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। इतने में ही वो कहती है नहीं नहीं छोड़ो, मुझे सब की आदत है और मुझे इससे तकलीफ़ नहीं पहुंचती। सामने से एक लड़का आ रहा होता है और वो कहता है क्या घटिया हरकतें हो रही, तुम्हें तुम्हें उसको इन चीज़ों के लिए उकसाना ही नहीं चाहिए था, तुम उससे तनख्वाह देते, तुम्हें मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। और ये लड़का जो है इसके बारे में हमें सरिया बताती है कि ये जो है ये मार्कस कैल्टन का बड़ा बेटा है और मेरा जो है दूसरा जो है एनिमी है। इतने में वो लड़का कहता है तो तुम क्या चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हारा 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 स्वागत करूं, इस बेवकूफ़ाना हरकत की तुम कब से चाल चल रही थी। तो कहती है एक सेकंड, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे योर ग्रेस करके बुलाना चाहिए, क्योंकि अब मैं सरिया कैलेडन नहीं रही हूँ। तो कहता है ओ तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ के तुम्हारा स्वागत करूँ। तो सरिया कहती है उसके पास पढ़ते हुए कहती है नहीं मैं तो ये नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम ये करने आए हो तो प्लीज़ जल्दी करो और इसको थोड़ा तरीके से करो, क्योंकि जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो तुम्हारे घर का तमाशा देखे और देखे कि तुम मेरे साथ कैसा सलूक करते हो। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैंने सुना था कि तुम्हें चोट लगी और मुझे लगता है उस चोट ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। मतलब जो शुरू में इंसिडेंट हुआ था ना सरिया के साथ, ये जब सरिया की बॉडी में ये लड़की आ गई थी उस वक्त की बात करें, तो वो अपना हाथ आगे कहता है कि मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखो और सरिया को अपनी कोई पुरानी बात याद आ जाती है और कहती है नहीं नहीं अब मैं बदल गई हूँ, अब मुझे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब सरिया नहीं हूँ। और वो डरते हुए उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देती है और कहती है अब यहाँ पर मुझे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ऐसा वो ऐसे ही कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद जो होता है बटलर होता है, कहते हैं लेडी सरिया आपके लिए जो बेहतरीन कमरे हैं उन्हें साफ़ करवा दिया गया, जो गेस्ट के लिए बेहतरीन कमरे होते हैं। तो सरिया बोलती है वो जो कमरे हैं उन्हें मेरे नाइट्स को दे दो, और उन नाइट का नाम बताती है कि सर एबिगेल को दे देना, मतलब बीबी को दे देना। तो जो बटलर होता है वो कहता है नाइट्स को क्यों देना है लेडी। तो सरिया बोलती है क्यों, तुम क्या चाहते हो कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं गेस्ट के चैम्बर्स में रहूँ, यहाँ पर मेरा जबकि अपना कमरा मौजूद है तो मैं दूसरे के चैम्बर में क्यों रहूँगी। तो कहते हैं दरअसल आपका कमरा जो है वो साफ़ नहीं हुआ। तो वो कहती है क्यों, तुम्हारी नौकरानी है जो है वो अपने अंगूठे के साथ खेलने में मसरूफ़ थी कि वो जो है कमरे को साफ़ नहीं कर सकी। उसके बाद हमें सरिया का कमरा दिखाया जाता है जो इंतहाई बुरे हालत में होता है। सरिया कहते हैं लो कितनी शर्म की बात है, ये कमरे मेरे ख्याल से ये जो है हमारे जो हम उसका घर है मतलब कि लॉरल मैनर है, वहाँ पर नाइट के कमरे से भी बदतरीन हालत में है, क्या नौकरानियों ने से एक भी था साफ़ नहीं किया। तो जो वो होता है वो बहुत गुस्सा कर देता है और वो बटलर को डांटना शुरू करता है कि क्या चोरी हो रही है, क्या वो लोग अपने काम सही से नहीं करती, तुम उन तमाम तर नौकरानियों को निकाल दो जिन्होंने इस काम का ख्याल नहीं रखा। और वो कहती है मुझे तो लगता है कि इस जगह की कभी भी सफाई हुई नहीं है। और इतने में वो पीछे देखते तो कोई होता है, वो कहता है लेडी सरिया, और यहाँ पे कोई और नहीं एलिट होता है। वो कहती है एलिट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं दरअसल मुझे कहा गया था आप जिस भी चैम्बर में रहेंगी मुझे उसकी पहले खुद एक दफ़ा मतलब देखने छानबीन करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन इस कमरे की हालत की क्या हुई हुई है। लेडी सरिया क्या आप यहाँ रहने वाली हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं यहीं पर रहूँगी और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ पे लोगों से इतना प्यार मिला है कि मुझे इन सब चीज़ों का इतना बुरा नहीं लग रहा। वो कहते हैं ओ माय लेडी आप वो प्यार डिज़र्व करती थी और मैं तो मतलब बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने हमारे जो लॉरल मैनर है उससे चुना और उससे अपनी पावर से आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब प्योरीफाई कर दिया। प्लीज़ आप अपना काम जल्दी यहाँ से ख़त्म कर दें ताकि हम दोबारा से लॉरल मैनर चले जाए। तो सरिया बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हम जल्दी वापस लौटेंगे अपने लॉरल मैनर में। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सब हर कोई जो है वो टेबल पे जमा होते हैं और फिर कोई बोल रहा होता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि माइग्रेस की मतलब डेथ के बाद हर किसी को नोटिफिकेशन मिलेगा, हर कोई आ गया है। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है लेडी शेफ ये सब आपकी वजह से हुआ, इतना अच्छे से आपने सब कुछ हैंडल कर लिया। तो कहती है हाँ आपकी काइंड वर्ड्स के लिए बहुत शुक्रिया लेडी मैंसला। और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है लेडी मैंसला है। वो कहती है हाँ मुझे यकीन है ये आपकी वजह से हुआ और आप बहुत काइंड है लेडी शेफ। तो जो वो सामने जो रेड हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी इतने प्यारे प्यारे अल्फाजात कहे, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस तमाम तर ये जो फ्यूनरल है इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ। और मैंने तमाम तर लोगों को वो भेजा था, इनविटेशन भेजा था, है ना लेडी सरिया, मैंने तो आपको भी इनविटेशन भेजा था। और फिर वहाँ पे हमें लोग दिखाए जाते हैं जो बहुत हंस के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सरिया कहती जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ पर तमाम तर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी हंसी हंस रहे हैं, और ये कितने अजीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कैसे ऐसे हंस लेते हैं। फिर उसको कोई बुलाता है, कहता है आप यहाँ पर आई इतनी जल्दी, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा। कहती है हाँ जैसे कि आपने सेजियस को बाहर नौकरों की तरह ट्रीट किया था, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी डाइन पर आएंगी। तो कहती है इस तरह लग रहा है ये कुछ अटेंशन गेन करना चाह रही है। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये मैंसला है और ये जो है जब पहले इन लोगों का मतलब जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब लीना आई तब सीजर्स भी उसके प्यार में पड़ गया और फिर इसने बहुत कोशिश की ताकि वो लीना को सीजर से दूर कर सके और अपना बदला ले सके, क्योंकि उसने उसके मंगेतर का दिल से चुरा लिया था। लेकिन फिर जो सीजर है उसने इससे जो अपना रिश्ता है वो तोड़ लिया।
फिर सारिया कहती है मैंने सोचा था इसके इस फिगर के ऊपर मतलब इसकी इस सिचुएशन के ऊपर इस पर थोड़ा तरस खाऊंगी, लेकिन ये नहीं चाहती कि मैं इस पर तरस खाऊँ। और फिर सारिया अपना मतलब इसको जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया था। और जहाँ तक बात है सीजर्स की, तो ऐसा मैं क्योर ग्रेस हूँ, तो उसे इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे देनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता मैंसला? और फिर मैंसला तो कहती नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मेरे ख्याल से मतलब वो आगे कुछ कहना रही थी, तो जो आर्क डचेस जो कैल्डन की जो वो थी ना, मदर होती है इसकी सरिया की, बोलती है सरिया अब इसको जाने भी दो, वो वैसे भी कुछ दिनों में हमारे ख़ानदान में शामिल होने वाली है। फिर सरिया की माँ से पूछती है क्या हमें भी तुम्हें योर ग्रेस करके बुलाना चाहिए? सरिया तो वो कहती है अगर आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वो कहती है लो अब ये भी चाहती है कि मैं इसको योर ग्रेस करके बुलाऊँ, तो क्या आप भी अग्री नहीं करते? अपना अपने शौहर से बोलती है। तो वो सरिया को बोलता है क्या अभी तुमने ये जो सब किया, क्या तुम्हें इसका तुम्हारा ऐसे दिल नहीं भरा? तुमने जो बाहर गेट पे तमाशा लगाया अपने भाई को बाहर बुलाने के लिए, जबकि तुम्हें मालूम था कि इस वक्त हालात कैसे हैं हमारे घर में। इस वक्त यहाँ पर एक मतलब कि कोई मर गया तो उसके उसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं बरसी की। तो सरिया बोलती है मैं ऐसा ज़रूर करती, लेकिन अगर मैं सरिया कैल्डन होती, लेकिन अब मैं एक आर्क डचेस हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि अगर बाहर जो मुझे लोग स्कॉट करने आए हाउस बॉय की तरफ से वो ये सब देखें कि आप लोग मुझे वेलकम करने भी नहीं आए, और इसकी वजह से बाद में आपके और हम मेरे ख़ानदान के ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब सुनने के बाद जो सरिया का फादर है वो कहते हैं हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। तो कहती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और सामने उसकी कोई बैठा होता है, वो कहती है उसका फादर बोलता है कि कहते हैं क्या जो वो जो सेरेमनी पे तुम एग्जॉस्ट हो गई थी, क्या ये जो बात थी वो सच थी? तो उसका भाई कहता है नहीं, मैंने आपको कहा था नहीं ये सब बातें झूठ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए सब बातें करती है, ये सब बातें झूठ हैं। तो सरिया कहती है क्या ये इस बात को झुठला क्यों रहा है? कि फिर वो अपने हाथ को पटकते हुए कहती है कोई झूठ नहीं है, ये सच है। उस वक्त मैं बेहोश हो गई थी, इवन मेरी सारी मैंने खून की उल्टी भी की, कि आप लोगों को यकीन नहीं आता? तो कोई भी मतलब उसके ऊपर यकीन ही नहीं कर रहा होता, और उसका फादर जो है वो अभी उसे कंफर्म कर रहा होता है। तो सरिया बोलती है लो आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं, तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग जो है मेरे नौकर से पूछें, वो वैसे भी एक मतलब कि ऑनरेबल पर्सन है, और आपको कम से कम उसकी बात तो झूठ नहीं लगेगी। वैसे भी मेरे ऊपर तो आप में से किसी को यकीन है नहीं। ये कह के सरिया बाहर आ जाती है, और सरिया कहती है लो तो ये इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था ताकि ये कंफर्म कर सकें वो जो बात थी कि मैं बेहोश हो गई, मैंने खून की उल्टी की है, वो सब सच है कि नहीं है। इतने में पीछे से हमें किसी का हाथ ऐसा दिखता है, और वो सरिया के हाथ को पकड़ लेता है। सरिया से कहता है सरिया, और वो उसको और नहीं सेजियस होता है। वो कहता है क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? तुमने हमारे मतलब कि तुम घर से इतना दूर रही हो और अब तुमसे बर्तन गंदे करके जा रही हो, मतलब तुमने खाना भी नहीं खाया, तुम्हें क्या इससे कोई खुशी मिल रही है? तो सरिया कहती है क्या मैंने कुछ गंदा नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो एक फैक्ट बता रही थी, और जो नीजस मेरी बात को झुटला रहा था वो गलत है, मैं वाकई भी होश हुई थी, वो ये सब बातें बता रही थी। और फिर वो कहता है ठीक है तुम्हारी बात भले से सच्ची थी, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड क्या था? क्या तुम इतने बुरे तरीके से अपने पेरेंट्स से बात कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है लो तुम मेरे एटीट्यूड पे क्लेम कर रहे हो, और तुम्हारी जो मंगेतर मैंसला जो एटीट्यूड दिखाई थी क्या वो ठीक था? जिस तरह वो मुझे ट्रीट करी थी क्या वो ठीक था? तो वो कहता है रुको मुझे अपनी बात को एक्सप्लेन करने दो। कहती है मेरे पास कुछ भी ये नहीं है कहने का, मेरा हाथ छोड़ दो। तो अभी अचानक से वो कहती है मतलब मुझे उससे बहुत अजीब सा फील होता है। कहती है मुझे लगता है कि हमारे बीच में सिर्फ नफरत नहीं, इसके अलावा कुछ और भी था, मतलब असल सरिया और उसके भाई के बीच में। और इतने में देखते देखते वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेती है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, और वो बोल रही थी कि मेरा हाथ छोड़ो, तो मेरा हाथ छोड़ दो। वो कहता है सरिया सरिया तुम ठीक हो? और इतने में सरिया जो है वो उसके हाथ के ऊपर ही बाजू के ऊपर गिर जाती है, लेकिन जो सीजर्स होता है उसको गिरने नहीं देता, उसको पकड़ लेता है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें सरिया को मतलब अभी भी सीजर्स ने सरिया को पकड़ा होता है, और सरिया अपने दिल में ही बोल रही थी कि उसे कहो कि मुझे छोड़ दे, मुझे बस एक दफ़ा जाने दे, मुझे सांस नहीं आ रही है। और फिर पीछे से कोई आता है और वो जो सीजर्स है उसे खींच के दूर करता है, और सरिया जो है ज़मीन पे गिर जाती है। और बटला कहता है लगता है कि उनके दिल में अब भी उस सदमे की वजह से वो अब भी घबरा गई हैं, और सरिया गहरी गहरी सांसें भरी थी हाँ हाँ करके। और फिर सरिया कहती है वो सदमा वो कौन से दिन की बात कर रहा है, मुझे वो याद क्यों नहीं है? फिर सारी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हाँ मुझे कल से ये फीलिंग अब भी आ रही है, वो दहशत वो खौफ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों है। यकीनन मुझे जहाँ तक मालूम है जो बटलर है वो इसके बारे में जानता है, और अगर मैं उससे पूछूँ तो मैं इस मामले के बारे में जान सकती हूँ। इतने में कोई सरिया को बुलाता है कि सरिया, और सरिया ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं उसका फादर होता है। तो सरिया बोलती है हाँ सॉरी मुझे अभी भी थोड़ा हेडेक है, इसलिए मैं कहीं गुम हो गई थी। दरअसल आप बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो कहता है क्या तुम्हारी शादी में ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें उसकी वजह से अब भी सदमा है और तुम अब भी तकलीफ़ में हो? तो सरिया कहती है वो ही हुआ था जो मैंने आपको कल रात को बताया था, लेकिन जैसा कि मैं देख सकती हूँ आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं, तो आप हाई चर्च के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। उसका फादर है वो चुप होकर बैठा रहता है। तो कहता है वैसे मैं ये नहीं पूछना चाहता तुमसे। तो सरिया बोलती है मैं आपसे अपने मुतालिक एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दरअसल वो पूछती है कि जब सारिया फिर वही टाइम याद करती है जब रॉचर से पूछ रहा था कि तुम्हारे फादर ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मतलब मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं दिया। तो सारिया अपने फादर से वही पूछती है कि जब आर्क ड्यूक ने आपके पास रिक्वेस्ट भेजी थी हमारी शादी की अप्रूवल की नहीं, तो आपने
के ऊपर अब तक कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया है। तो उसका फादर बोलता है क्या उसने वाकई कोई अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, मगर उसने क्यों भेजी थी। और फिर वो अपने उससे पूछता है, नौकर से पूछता है कि इस नौकर का नाम शायद ER है। तो वो बोलता है यार क्या तुम्हें कोई रिक्वेस्ट मिली थी मार्कस की तरफ से। तो वो कहता है हाँ हाँ, सॉरी, हाउस बर्ग की तरफ से। तो बटलर कहता है, वो नौकर कहता है जी आई थी। तो वो बोलते हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो बटलर बताता है कि दरअसल आपने ही तो कहा था कि कोई भी रिक्वेस्ट हो लेडी से रिलेटेड मैं आप तक ना लाऊं। तो कहता है क्या ये मैंने कहा था। फिर वो सैरी को कहता है मुझे माफ़ करना, ये मेरी वजह से ही हुआ होगा। तो कहता है लेकिन क्या तुमने उसको संभाल के तो रखा है ना। तो वो कहता है वो चीज़ दरअसल हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, हमने उसको मुस्तरद कर दिया था। तो कहता है क्या मैंने इसका करने का भी तुम्हें कहा था, क्या मैंने ये कहा था कि तुम उसे मुस्तरद कर दो। तो कहता है नहीं नहीं, दरअसल लॉर्ड नीसस ने कहा था, कि इससे कोई मसला नहीं होगा अगर मैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उसे डिले भी कर दूँगी या फिर उन्हें मना कर दूँ। तो सैरी अपने दिल में कहती है नीसस, हाँ जहाँ तक मुझे याद है ओरिजिनल स्टोरी में भी ये सैरिया से बहुत नफरत करता था, मगर मुझे नहीं पता था ये इतना मतलब टांग अड़ाता होगा सैरिया के मामलों में, और उसके तमाम तर जो ताल्लुक है उसके ख़ानदान से वो भी बिगाड़ना चाहता था। फिर सैरिया अपने फादर से कहती है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी भी तरह आप बस उस को अप्रूव करें उस रिक्वेस्ट को, और हिज ग्रेस को जल्द से जल्द रिस्पॉन्स भेजें। क्योंकि जब उन्होंने मेरी शादी पर मतलब जब सैरिया बेहोश हो गई थी उस वक्त जब सैरिया की जान बचाई थी, तो सैरिया ने अपने दिल के अंदर अपने आप से वादा किया था कि मैं कुछ भले से कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन एक बेहतरीन आर्क डचेस बन के रहूँगी और उनके नाम पे कभी धब्बा नहीं आने दूंगी। तो जो उसका फादर होता है वो बोलता है हाँ बेशक उस वक्त तुम्हारी उसने मदद की थी तो तुमने बहुत सही फैसला लिया, मुझे गर्व है तुम पर, तुमने बहुत अच्छा किया। तो सैरिया बोलते हैं ठीक है फिर फादर मैं चलती हूँ। तो उसका जो फादर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी वेल। तो कहती है क्या वाकई, ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि सैरिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी, इन्हें कभी फादर ही नहीं कहा, क्या वाकई सैरिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हें सिर्फ और सिर्फ लॉर्डशिप कह के बुलाया। कितना अजीब है ये। वैसे मुझे लगा था कि मैं इस जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊंगी या बहुत तन्हा होंगी, लेकिन मैं अपने अल्फाजात को वापस लेती हूँ। यहाँ पर तो इतनी भीड़ है। जब उस लड़की ने कहा था कि उसने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया तो मुझे नहीं पता था उसने इतने लोगों को इनवाइट किया होगा। यहाँ पर तो हर कोई से मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फ्यूनरल में हूँ या फिर किसी मार्केट प्लेस पर। इतने में सैरिया किसी के बालों को देखती है और ये दूर से जो है वो कैलस की तरह लग रहा होता है। सैरिया जैसी शौक होती है तो उसको पीछे से वही ER जो है वो बुलाता है और कहता है माय लेडी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो सैरिया घूमती है, वो कहता है दरअसल मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ, जैसे कि मार्गरेस जो है वो आपकी बहुत क्लोज थी, लेडी मार्गरेस वही इसकी पुप्पी, वो इसकी बहुत क्लोज थी, तो उनके लिए यहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल भी रखा गया, तो मैं उसके बारे में ही आपको बताने आया हूँ। तो सैरिया कहती है हाँ बैंक्वेट हॉल। फिर उसकी पुप्पो की तरह ही वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ, तुमने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। तो वो जो नौकर होता है वो कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ पार्टी में, क्या मैं आपका पार्टनर बन सकता हूँ। और वो ये बात कहते कहते बहुत आगे आ जाते, तो सैरिया बोलती है आपने के पूछने के लिए बहुत मतलब आपका शुक्रिया, आपने मुझे पूछा, लेकिन क्या आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं। वो लेकिन और आगे बढ़ रहा होता है कि इतने में पीछे से कोई इसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे वो बोलता है, जो पीछे लड़का होता है, तो ऑलरेडी मैंने लेडीशिप से बात कर ली है इसके बारे में, तो तुम्हारा अगर इनसे कोई काम नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पीछे जो होता है वो कैलस होता है जो उस लड़के को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। सैरिया भी जो है वो बहुत शॉक हो जाती है और वो जैसे ही पीछे घूमती है तो पीछे कैलस होता है। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है और सैरिया कैलस को देखते हुए कहती है मुझे लगा था कि मैंने वहाँ पर कोई फैमिली फेस देखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर क्या कहते हैं मार्को सैनिटेशन की फैमिली से भी लोग आए होंगे। और जो कैलस है वो अपनी बात कंटिन्यू करते कहता है कि मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हारा कोई काम है मेरी साथी से। तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो सैरिया को कैलस कहता है तुम अपना ख्याल रखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक स्टर्नी की फेम हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। तो सैरिया कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मैं भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हूँ, तो तुम अपने अपने काम से काम रखो। इतने में उसके पास कोई लाल बालों वाली लड़की आ रही होती है और वो बोलती है और सैरिया मैंने तुम्हें देख ही लिया और तुम तो ऑलरेडी लॉर्ड हैनिटेशन से मिल चुकी हो, वैसे भी क्या किस्मत है तुम्हारी, मैं परेशान थी तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए कोई सूटेबल डांस पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बैंक्वेट हॉल के लिए, लेकिन देखो कैलस मतलब कि लॉर्ड हैनिटेशन एक आर्ट चीज़ के लिए बिल्कुल सूटेबल है, क्या ये तुम्हारे साथ अच्छे नहीं लगेंगे बैंक्वेट हॉल में। फिर सैरिया बोलती क्यों आप ये सब बातें क्यों कह रही हैं, क्या मैंने अभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए सूटेबल रैंक का यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी यहाँ पर है जो मेरे बराबर आ सके, और ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ सारा एलिट को लाई हूँ। तो फिर वो ऊंची आवाज़ में कहती है ठीक है मेरे पास एक पार्टनर है, मैं जो हाउस बर्ग की तरफ से नाइट आए कमांडर हैं उनको अपने साथ डांस के लिए कह दूँगी। तो कहती है लेकिन क्या ये बेहतर नहीं हुआ कि जो हमारा कैलस है वो आपको स्कॉट करे। तो सैरिया कहती है मार्कस सैनिटेशन नहीं,
मेरा नहीं ख्याल वो बेहतर होगा। और उसके बाद वो करीब जाते हुए वो उसके पास स्केलेटन माइकॉनी स्केलेटन के पास जाते हुए कहती है कि मुझे समझ आ रहा है आप क्या करना चाह रही हो, आप चाह रही हो कि मेरा एक स्कैंडल बन जाए मार्कस के साथ, लेकिन ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। और अगर आपको किसी की इतनी परवाह करनी है तो आपके पास मेरे फादर हैं, आप जाएँ उनकी परवाह करें, ना कि मेरी। और ये कहते हुए सैरिया उसके पास से गुजर जाती है। फिर हमें बहुत सारी ग्रेव्स दिखाई जाती हैं और सैरिया गुजर रही होती है तो पीछे से कोई आवाज़ देता है कि सैरिया, तो कहती है क्या तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मालूम है कि ऑलरेडी सब लोगों ने हमें एक साथ देख लिया और तुम्हारी बेहतर यही होगा कि तुम मुझे योर ग्रेस करके बुलाओ। तो वो फिर जो कैलिस होता है वो योर ग्रेस तो नहीं कहता, लेकिन लेडी स्टर्नी कह देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें क्या कहते हैं उनकी तरफ इतना अटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो सैरिया कहती है मैं नहीं दे रही, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे अगर तो ये बेहतर होगा अगर तुम याद रखो कि मैं आर्क डचेस बर्क हूँ, तो मेरे मामलात में मत ही बोलो तो बेहतर होगा और तुम्हें मुझे स्कॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहते हैं नहीं नहीं तुमने, फिर वो भी अपनी बात रख रहा होता है कि नहीं तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से उससे बात की, मतलब कि तुमने अपनी माँ को अच्छे से चुप कराया। तो सैरिया रुकती है और कहती है हाँ हाँ मैं देख सकती थी, वो बस एक लड़की के लिए सिंपैथी दिखा रही थी जिसको उसके शौहर के हाथों छोड़ दिया गया था। मतलब कि अभी यहाँ पर जो सैरिया है वो कैलिस को टोंट मारी है कि क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चले गए थे मेरी शादी वाले दिन, इसलिए वो मेरे लिए से सिंपैथी दिखा रही है और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। जो कैलिस होता है वो पीछे खड़ा रह जाता है और अपने सर नीचे करके कह रहा होता है सैरिया। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं और जो फादर होता है वो कह रहा होता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बैंक्वेट में आने के लिए, बैंक्वेट सेरेमनी में। और यहाँ पर ना वो जो लेडी मरी है उसकी जो चीज़ें बची हैं पीछे वो इन सब में बांटी जा रही होती हैं। तो उसका जो फादर होता है, मतलब जो चर्च का पादरी होता है, वो फादर से उसके सैरिया के फादर से पूछ रहा था कि आपने जो ये जो लैंड है ये सैरिया को क्यों दिए। तो उसका फादर कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लैंड है इसके पास बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है, तो ये सैरिया के लिए ठीक होगी, सैरिया उसको प्योरीफाई कर सकती है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी और के लिए यूज़फुल होगी। तो ये ही पीछे यहाँ पर इसका जो न्यूसेंस भाई और जो दूसरा भाई होता है वो दोनों बैठे होते हैं और दोनों के एक के हाथ में तो होता है हार और दूसरे के पास भी एक ज़मीन होती है। तो फिर सैरिया भी बहुत खुश होती है कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मैं ये डिमोनिक एनर्जी वाली लाइन रखना चाहूँगी, मेरे बहुत काम की। फिर सैरिया बताती है कि मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी, बल्कि ये लैंड जो है ना वो असल नॉवल में इसकी जो बड़ा भाई है नुइजेंस उसने ले ली थी और उसके बाद उसने ये लैंड लीना को दे दी थी। फिर लीना ने इस लैंड को अपनी पावर से प्योरीफाई करने के बाद नीचे एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स की ना माइंड तलाश कर ली थी। तो सैरिया कहते हैं अगर ये मेरे पास रहेगी तो मैं अपनी पावर से उसको प्योरीफाई करने के बाद वो उन क्रिस्टल्स को ले सकती हूँ। तो जो उसका भाई छोटा वाला भाई होता है कि कहता है कि सेजियस कहता है कि हाँ हाँ बेहतर होगा ये जो लैंड जो सबने अबंडन कर दी है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं वो इसी को दे दो। तो सैरिया बोलती है छोटा बच्चा, खैर मुझे सिर्फ उलझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आखिरकार हमारा अंश होगा वो एक छोटी बहुत मतलब जिद बहस पर ही होगा, जैसे मुझे सिर्फ सर दर्द होगा, तो इससे फालतू जिद बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इन दोनों को भी इनका हिस्सा मिल जाता है और सैरिया बड़ी खुश होती है कि चलो जो मैं करने आई थी वो हो चुका है, अब कम से कम चलो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मैं 3 दिनों में अपने घर दोबारा लौट सकती हूँ हाउस बोट की तरफ। फिर सैरिया रॉचर और अपने घर को इमेजिन करके बहुत खुश हो रही होती है। अगले ही सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी के कमरे के गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता है कि योर लॉर्डशिप आप कब तक बैंक्वेट के नहीं निकलेंगे, हमें वैसे तो बहुत देर हो जाएगी, आप कब तक अपने चैम्बर में रहने वाले। तो अंदर जो लड़का होता है वो कहता है प्लीज़ गेट खोलो और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कैलिस जिसके बहुत ज़्यादा वही ब्लैक एनर्जी होती है डिमोनिक एरा, और वो जो कह रहा था सैरिया तुम मुझे ऐसा कैसे महसूस करवा सकती हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो तुम्हारी बातें मुझे दिल में चुभती हैं जब तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें अबंडन किया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, मैंने कभी तुम्हें अबंडन नहीं किया, मैं तो फंस गया था। और वो आंखें वो मुझे बहुत तकलीफ देती हैं, मैं तो हमेशा से तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। और हमें यहाँ पे कैलिस के सामने एक और लड़का दिखाया जाता है जो बिल्कुल कैलिस की तरह ही दिख रहा होता है और वो मतलब कैलिस को एक तरीके से भड़का रहा होता है कि तुम क्या सोचते हो कि वो तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोड़ के चली गई। वो कहती है कि तुमने उसे अबंडन किया लेकिन वो है जिसने तुम्हें छोड़ा है, तुम उसे मार डालो, तुम उसे मार डालो। तो कैलिस बोलता है मगर क्यों। तो वो जो उसके कैलिस के सामने जो दूसरा कैलिस खड़ा होता है वो उसको और भड़का रहा होता है कि तुमने उसकी आंखें नहीं देखी, उसकी आंखों में तुम्हारे कोई प्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोड़ के चली गई, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम उठो उसको मार दो, तुम उठो उसे मार दो। यही वो कैलिस को कहा जा रहा था। वो कैलिस जो बिल्कुल अपने होश में नहीं होता, वो कोशिश कर रहा होता है कि वो होश में रहे, लेकिन ये सब बातें मतलब उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। फिर वो एक पेन पकड़ता है, उसको वापस वही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि उसे मार दो, उसे मार दो। उसके बाद कैलिस की नज़र अपने हाथ के ऊपर जाती है उस ब्रेसलेट पर जो सैरिया ने उसे दी थी और सैरिया ने कहा था तुम हमेशा से पहन के रखना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो कैलिस को मतलब उस ब्रेसलेट को देख के सैरिया की याद आती है और वो जो पेन होता है वो उसको अपने हाथ में मार देता है और अपने हाथ से खून निकाल देता है। और अभी भी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आ रही थी कि बेहतर यही होगा कि तुम उसे मार दो, वो लड़की थी जो तुम्हारे को छोड़ के गई, तुमने उसे नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें छोड़ा है, तो यही बेहतर है कि तुम उसे मार दो।
अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें सायरा दिखाई जाती है जो खिड़की की तरफ वो मतलब दरवाजे से बाहर बहुत बुरे तरीके से देख रही होती है, अजीब सा मुंह बना के कहती है उफ़। तो जो उसका भाई होता है, छोटा भाई, वो आया होता है यहाँ पे सेजियस, और वो कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो जैसे कि मैं कोई कीड़ा हूँ जो तुम्हारे पाँव के नीचे आ गया है। तो सायरा कहती है खैर तुम यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हो, यहाँ पे मार्को सैनिटेशन को होना चाहिए था, वो कहाँ है। तो कहता है उसको कोई काम आ गया था, इसलिए उसने मुझसे मतलब अर्जी डाली कि मैं उसकी जगह आ जाऊँ, तो मैं आ गया। खैर तुम बताओ तुमने क्या किया है मार्कोस के साथ। तो कहता है खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। और सायरा बोलती है क्या ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि मार्को सैनिटेशन अब तक मुझसे प्यार क्यों करता है। बेशक क्योंकि नोबल्स को ये लगता है कि मार्को सैनिटेशन ने मुझे छोड़ दिया और वो मुझे छोड़ के भाग गया। तो मतलब सारी यही बात अपने दिल में सोच रही होती है कि वो इसलिए मुझसे प्यार करता है अब तक क्योंकि वो उसके दिल में मेरे लिए पछतावा है कि वो मुझे छोड़ के चला गया। तो उसका भाई बोलता है तुम अभी यहाँ पर एक बेवकूफ़ की तरह क्यों खड़ी हुई हो, चलो मेरे हाथ में अपना हाथ रखो, यहाँ पर मुझे तुम्हें स्कॉट करना होगा क्योंकि मुझे कहा गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसका बेचारा भाई होता है नीजियस, वो पीछे खड़ा रह जाता है और सारी आगे चली जाती है, वो बॉल में पहुंचती है। तो कहती है मुझे जहाँ तक मालूम है लेडी मार्गरेट को लगा होगा कि एक नॉर्मल डांस होने वाला है दोस्तों के दरमियान, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, एक बॉल पूरा बॉल ये तो लोगों से भरा हुआ है। तो उसके पीछे जिसका भाई होता है नीजियस, वो कहता है चलो डांस करें। तो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने कहा था मैं अपना पहला डांस जो है वो सिर्फ हाउस बर्ड के नाइट के साथ करूँगी। तो कहता है हाँ तुम्हारा नाइट वो कहाँ है, मुझे तो उसका बाल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो सायरा कहती हाँ क्योंकि वो जो है वो एलिट के लिए किसी से कपड़े ले रहा है। और फिर हमें यहाँ पे बीबी को दिखाया जाता है, वो बेचारे उसके ऊपर पटले के ऊपर चढ़ा हुआ होता है कि क्या तुम चाहते हो हम ये पहन के जाएँ। तो बेचारा पीछे एलिट होता है, कहता है सर अभी मैं यही पहन के चला जाऊँगा, आप मुझे मेरे कपड़े पकड़ा दें। और फिर हमें बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सायरा की ट्रिक थी ताकि वो डांस करने को अवॉइड कर सके। इतने में जो एलिट होता है वो कहता है मैं भी चला जाता है यहाँ से, मैं अपना काम करना जानता हूँ, लेकिन किसी बेवकूफ़ की वजह से जिससे मेरे फादर को मेरी शिकायत लगा दी है, मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ यहाँ पे गुजारना होगा। तो सायरा कहती क्या वही शिकायत जो कि तुमने कहा था कि एक फैक्ट है और तुमने मेरे हस्बैंड का लेटर जो है वो फेंक दिया। और फिर वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुंह के पास आके लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो पीछे कोई आता है, वो कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये होती है मदर और सीजियस मतलब कि उसका बड़ा भाई, वो कहता है सायरा आप बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, हमारे कुछ ख्याल कर लो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का। तो कहते हैं क्या मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि एक सिंपल डांस करने को कह रही थी, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी, मैंने सिर्फ और सिर्फ पहला डांस जो है वो अपने क्या कहते हैं घर के हाउस बर्ड के लोगों के साथ करना है या उसके नाइट के साथ करना है, तुम होते कौन हो मेरे साथ लड़ने वाले। तो पीछे से उसकी जो मंगेतर होती है अजीज़ की, वो कहनी शुरू हो जाती है कि क्या आप लोग क्यों इस तरह लड़ती रहती हैं 24 घंटे, योर ग्रेस आप क्यों इस तरह के मसलों को खड़ा करती रहती हैं। और फिर वो आगे कह रही होती मतलब वो ये आगे कह रही होती कि आपको अभी तक सुकून नहीं मिला, आपने ऑलरेडी सर कैलिस को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटेड कर लिया कि वो अब तक यहाँ पर आ भी नहीं सके, वो इतना बुरा महसूस कर रहे हैं आपके रिजेक्ट करने की वजह से कि वो आपको स्कॉट तक करने ना है। तो ये क्या बकवास करी, मैंने उसे ऑफेंड किया। और तभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि गॉसिप्स करने शुरू हो जाती है, वाकई ये देखो ये कितना एम्बेरस करी है, पहले इसने मार्कोस को एम्बेरस किया, अभी अपने छोटे भाई को भी एम्बेरस करिए ब्ला ब्ला। तो सायरा कह रही होती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। और वाकई सायरा बेचारी कुछ नहीं कर सकती। इतने में हमें दिखाया जाता है कैलिस जो कि आ जाता है और सिर्फ कहते हैं मार्को सैनिटेशन। तो कैलिस उसकी जो मंगेतर उसे डांट रहा होता है और कहता है आप खोती कौन है लोगों को बताने वाली कि मुझे मतलब मुझे वो किया गया है, ह्यूमिलेट किया गया है, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, क्या ये आपकी ज़ुबान नहीं थी जिसने अभी ये सब कहा था। और फिर सायरा उसके हाथों को देखती कि उसके हाथों पे क्या हुआ है। तो कैलिस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है लेडी वैंसला क्या आपने ये अभी लोगों के सामने कहा कि ये आपकी ही ज़ुबान थी जिसने कहा कि मैं ह्यूमिलेट हो गया हूँ लोगों से, मैं बस थक गया था इसलिए मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। तो उसकी माँ जो है सायरा की माँ वो बीच में आ जाती है और वो बोलती है प्लीज़ आप लोग बंद करें, क्या ये बेहतर नहीं होगा सायरा कि आप जो है वो अपने बड़े भाई साजिश के साथ डांस कर लें, क्योंकि इस तरह अगर हम उनकी मेमोरियल बैंक्वेट को ख़त्म करेंगे तो ये बेहतर नहीं होगा, लोगों के जहन में से वो सब बुरी यादें रह जाएंगी। तो सायरा बोलती है हाँ मैं अभी कोई मामले को बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं ठीक है डांस कर लूँगी साजिश के साथ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए माय लेडी ताकि मैं प्रिपेयर हो सकूँ, ये अपनी माँ से सायरा कहती है। फिर वो अंदर जाती है और अपने हील्स को ठीक करी होती है, कहती है उफ ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो ये मेरी माँ और ये जो साजिश है ना ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लोगों के वैसे पीछे कैसे छुपा जाए। इतने में साजिश वहाँ जाता है और वो कहता है ओह तो तुम्हें मेरे कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तंग करके। तो चलिए कहती नहीं मैंने नहीं कहा था, मैंने पहले ही बोला था मुझे डांस नहीं करना, बल्कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें एक आर्किटेक्चर के साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। तो वो जो है उसकी बाजू से पकड़ के उसको खड़ा कर देता है और कहता है तुम ये क्या फालतू हरकतें करती हो। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो ये। तो कहता है सायरा बोल रही थी कि मुझे छोड़ो, वो उसको पकड़ा हुआ था और कहते हैं नहीं तुम हमेशा हमारे ख़ानदान का नाम ऐसे मिट्टी में मिलाने पे क्यों तुली रहती हो। तो सायरा बोलती है मेरे ख्याल से मुझे इसे थोड़ा पुश करना चाहिए था कि जो इसका सच है वो मैं इसी के मुंह से सुन सकूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया था। तो कहता है क्या तुम मतलब ये अभी इसके सायरा का भाई बोल रहा है क्या तुम ये सब इसलिए करियो जो पहले हुआ था हमारे साथ। तो सायरा कहती है हाँ मतलब इसको अगर मैं थोड़ा बहुत पुश करूँगी तो ये अपनी बात खुद बता देगा। सायरा कहती है हाँ तुम्हें क्या लगता है जो सब कुछ हुआ था मैं भूल जाऊँगी।
वो कहता है क्या बस करो अब तुम्हें क्यों नहीं समझ आता, वो बस एक गलती थी, एक हादसा था। तो सारिया अपना हाथ पकड़ दे कहती है तुम कुछ भी करके अपने आप को ऐसे क्लेम कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अगर ये बात फादर को बताऊँ क्या फादर ये बात पे यकीन करेंगे कि एक हादसा था। तो जो उसका भाई था वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सारिया के कंधे को जोर से पकड़ते हुए कहता है कि बस तुम्हें समझ आ रही है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम फादर को इसके बारे में बताने का कह रही हो। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है, सरजीज अभी भी बोल रहा था कि तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो, तुम क्या वाकई फादर को इसके बारे में बता दोगी। और फिर वो सारिया को जोर से पकड़ के झंझोलने लगता है और कहता है मैं हमेशा, सारिया बोल रही थी मैं जाऊँगी मैं फादर को बता दूँगी, मुझे छोड़ो, मुझे मत फंसाओ इन हरकतों में। और पीछे से वो जो जैसन बटलर है वो आ जाता है और वो कहता है यंग मास्टर आप क्या करें, लेडी यंग मास्टर आप लोग क्या करें, प्लीज़ उन्हें छोड़ें यंग मास्टर। और सारिया भी बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इतने में जो बटलर होता है जैसन, वो उसको आगे पीछे से पकड़ लेता है। वो बोलता है लेडी सारिया प्लीज़ यंग मास्टर को माफ़ कर दीजिए, यंग मास्टर ये सब जो है इंटेंशनली नहीं करे। और ये जो सेजियस होता है वो क्या कहते हैं बटलर को जोर से धक्का देता है, कहता है ये सब सिर्फ और सिर्फ गलती थी। और बटलर बोल रहा था ओह मुझे चोट लग गई। तो वो बोलता है क्या तुम लोग इतनी पुरानी कहानियों पे इतना यकीन कैसे कर सकते हो। और वो गेट बंद करके चला जाता है। तो जैसन मतलब कहता है यंग मास्टर। तो पीछे से आ जाती है सरिया और वो बोलती है जैसन मुझे बताओ सेजियस ने ऐसी क्या गलती की थी, मुझे बताओ। सेल्सियस जो है वो ऊपर से खड़े होकर बॉल को देख रहा होता है, पीछे से सारी आती है और वो बुलाती है सेल्सियस तुम हमारी बात को ऐसे अधूरा छोड़ के कैसे आ सकते हो। और फिर हम उसके पाँव दिखाई जाते हैं जो बेचारी के पाँव से खून निकल रहा होता है, एक पाँव में चप्पल भी नहीं होती। तो जैसे सेल्सियस बोलता है कौन सी बात, हमारे बीच में कुछ डिस्कशन हो रही। तो कहते हैं हाँ वही डिस्कशन, वैसे जैसे ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है उस विंटर्स की नाइट की बारे में 10 साल पहले की, जब तुम और फिर जो जैसे ने कहानी बताई थी वो हमें बताई जाती है कि एक दफ़ा ये और नीसस जो छोटा वाला भाई है ये लोग घूमने गए हुए थे फ्रोज़न लेक के ऊपर। और नीसस ने ना सैरिया को उसी लेक के ऊपर छोड़ दिया था। और फिर वो घर आया और उसने कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता फादर, मैं उसे पसंद नहीं करता जब वो मेरे इर्द गिर्द होती। तो फादर बोलता तो तुमने क्या कहा। तो वो बताता है नीसस बताते हैं कि मैंने उसको उसी लेक के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद हमें जैसे बताते हैं कि फिर मैं और जो आपका बड़े भाई है सीसस, हम दोनों गए थे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन सीजर्स को आप पहले मिल गए और आपने उन्हें बुलाया भी भाई कह के। लेकिन सीजर्स डरा हुआ था कि अगर आपको उन्होंने आपके फादर ने इस हालत में देखा तो आपके भाई को बहुत डांटेंगे, इसलिए उन्होंने आपको छुपाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ पर एक होल था और आप होल के अंदर गिर गए। फिर उसके बाद उसका बताया मतलब सारिया को दिखाया जाता है जो बेचारी बहुत तड़प रही होती, मतलब सर्दियाँ थी और उस वक्त वो उसका मुँह पानी में था। सारिया कहते लेकिन इतना ही है जो मुझे जैसन ने बताया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे सब याद आ गया है, मुझे सब याद आ गया है। क्या नाम है तुम्हारा नीसस। सारिया कहती है मुझे याद आ गया, तुमने उस वक्त वो जानबूझ के किया था, तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊँ सिर्फ इसलिए कि मैं यूज़लेस थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई पावर नहीं। अगर इस वक्त भी मैं एक आर्टिस्ट नहीं होती तो तुम, मुझे यकीन है, मेरे साथ शादी मतलब मेरे साथ डांस ना करते, हत्ता कि तुम मुझसे मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देते। फिर सारिया अपने दिल में कहती है मैं सारिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी में हूँ, लेकिन मैं फिर भी वो इमोशन फील कर सकती हूँ। जब उसने मुझे उस पानी में धकेला मुझे लग रहा था मेरी सांसें रुक रही हैं, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं मरने वाली हूँ, मेरी तमाम तरह ज़िंदगी से ताल्लुक़ टूट रहे थे। और वो ये सब जानबूझ के करा था, वो डेस्परेटली मुझे मारना चाहता था बस इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं थी, मेरा कोई ओहदा नहीं था। और ये कहते हुए वो बेहोश हो रही थी अपने भाई को देखते हुए। और उस वक्त भी उसका भाई यही बोल रहे थे नहीं पहले तो मेरी बात सुनो, मेरी बात को कंप्लीट होने दो। और सारी ये कहते हुए जैसे ही नीचे गिरने वाली थी उसके पीछे किसी का हाथ आता है और वो कोई और नहीं रोचे होता है। और सारी की आंखों से लिटरली आंसू निकालने शुरू हो जाता है। वो कहती है रोचे फिर से जब भी मैं मुश्किल में थी तो मेरे पास आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। वो भी रोचे कहती है और बेहोश हो जाती है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें रोचे के हाथ मतलब काफ़ी लोग होते हैं और उनके बीच में रोचे बोल रहा था सारिया होश में आओ, प्लीज़ होश में आओ। और फिर रोचे अपनी बातों को याद करते हैं क्या तुम एक हफ्ता इंतजार नहीं कर सकती ताकि मैं तुम्हें कंपनी कर सकूँ, मतलब तुम्हारे साथ चल सकूँ। तो सारिया बोलती है कि आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है कि मैं अकेली जाऊँगी, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं रोचे, जब आप फ्री हो तो क्या आप कैलेडन एम्पायर आ सकते हैं मुझे लेने के लिए। तो रोचे कहते हैं क्या मैं क्यों आऊँ। तो वो कहती है प्लीज़ आइएगा ना, वहाँ के लोगों को कितना खौफ आएगा कि मुझे लेने के लिए आप खुद आ रहे हैं। और फिर वहाँ के लोग जो हैं मुझसे और भी ज़्यादा डरेंगे और मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। तो रोचे कहता है मैं तो पूरे रास्ते बस इसी का सोच रहा था कि मैं कितनी जल्दी तुमसे मिल सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूँगा। फिर जो उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है सेजियस, वो डर जाता है और कहता है क्या आप यहाँ पे क्या करें। तो रोचे उसे अपनी गोद में उठाते हुए सैरिया को कहता है क्या ये तुम लोग कैलेडन से मेरी वाइफ के साथ किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैरिया को थोड़ा बहुत होश आ रहा है, वो जैसे ही उठ के बैठती है तो देखती है कि रोचे इसके सामने होता है। रोचे बोलता है सैरिया तुम क्या ठीक हो। तो सैरिया बोलती है रोचे, और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें 3 दिन बाद आना था। और रोचे जो होता है वो उसके पाँव से जो खून होता है वो हटा रहा होता है। वो कहता है मैं बस थोड़ा मैं इंतज़ार नहीं कर सका और तुम्हारे आने का, इसलिए मैं खुद आ गया। वैसे मैंने जो तुमसे मांगा था वो बस यही था कि तुम ठीक रहो, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी बीवी के लिए ये करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो सैरिया बोलती है मुझे माफ़ करना। तो रोचे बोलता है अगर वाकई तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो तो मुझे सच बोलो कि तुम्हारे साथ उस सर्जिस कैलेंडर ने किया क्या है। तो सैरिया बोलती है वो उसने अभी नहीं किया, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब ये अभी की बात नहीं पुरानी बात है। तो कहता है जो भी बात है जब की बात है प्लीज़ मुझे बताओ।
जो कहता है ये वाकई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी ये इतनी पुरानी स्टोरी है, बहुत छोटी सी कहानी है। वो कहता है सैरिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कब की स्टोरी है, कितनी स्टोरी है, मुझे जानना है कि क्यों। तो सैरिया कहती है इस बात पे तुम हंसोगे कि तुम्हारी बीवी इतने छोटे से मोमेंट पर भी अपने आप को हैंडल नहीं कर पाई। तो वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के लिए भी है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम पे नहीं हंसूंगा। तो कहती है रोचे ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल बहुत वक्त पहले जो मेरा भाई था सेजियस, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी पानी में डालकर। तो रोचे जो वो बहुत हैरान हो जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। इतने में कोई गेट खोलता है और सामने उसकी मतलब दोनों भाई और साथ में उसकी माँ होती है, और वो कहती है योर ग्रेस। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा डरी होती है। और रोचे बोलता है ये क्या है। तो उसकी माँ कहती है दरअसल आप ख़ुद क्योंकि हमारी घर में आए तो हम आपको मतलब वेलकम करने के लिए आए। उसका भाई पीछे कान में बोल रहा होता है कि ये जो आर्कड्यूक है ये सैरिया के पाँवों में क्यों बैठा हुआ है। तो जो आर्कड्यूक होता है वो खड़ा होता है और वो बोलता है वेलकम किस तरह का, तुम क्या कह रही हो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, और अभी भी तुम लोग मेरे साथ मुझे वेलकम करने हैं। मेरे ख्याल से मुझे तुम लोगों से बात करनी चाहिए। और ये कहते ही वो बाहर आता है, और बाहर हमें मतलब बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेजियस खड़ा होता है और साथ में रोचे खड़ा होता है। तो सेजियस बोलता है कि योर ग्रेस आप क्या करना चाह रहे हैं। और फिर उसके मुंह पर जो योर ग्रेस है मतलब रोचे है वो उसके मुंह पर उसके ग्लव्स मारता है और कहता है ये बेहतर होगा कि अगर हम बात ना करें और सीधा एक डुएल शुरू करें, तुम्हारा सर काटने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि तो सीजियस बोलता है मुझे नहीं पता सैरिया ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मुझे एक दफ़ा बात करने को कहे। तो रोचे बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम उसका नाम नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें वार्निंग देने की अब ज़रूरत नहीं है, और ताकि तुम ये गलती दोबारा ना करो तो बेहतर यही होगा मैं तुम्हारी ज़ुबान को काट दूँ। तो सीरियस बोलता है इस वक्त अगर मैं इसको कुछ भी बताऊंगा तो ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसका जो मैटर इस वक्त जो उसका टेम्पर है वो मेरी बात सुनने के लिए इससे अलाउ नहीं करेगा। तो बेहतर यही होगा कि मैं इसको कुछ मतलब इसके साथ जंग लड़ूँ और कम से कम इसके टेम्पर को डाउन कर दूँ। अभी वो ये सोचकर अपना तलवार निकाल ही रहता है कि जो रोचे है वो आगे बढ़ता है और ज़ोर से उसके मुँह पर तलवार मारता है, और जो सेजियस है वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद जब सिर्फ हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब उसके कराने की आवाज़ें, और रोचे जो है उसके सामने तलवार को अपनी ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है ये काफ़ी नहीं होगा। और उसके बालों से उठा पकड़ के उसे कहता है तुम गहरी सांसें लो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। और उसके बाद उसका मुंह जो होता है उसी ठंडे ठंडे पानी में, उसी ठंडे ठंडे झील के पानी के अंदर दबा देता है। अगले एपिसोड के अंदर हमें सैरिया का बचपन दिखाया जाता है, जो बेचारी पूरी भीगी भी खड़ी होती है और उसके सामने उसका भाई यानी कि सेजियस होता है। वो बोल रहे थे कि ये लड़की क्या ये पागल हो गई है, इसको भी मैंने नदी में डुबाया और ये इस तरह खामोश खड़ी है, ये अपनी आंखें तक नहीं झपक रही, क्या इसकी तमाम तरह सेंसेस गायब हो गई हैं, यहाँ पर इसका ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना बंद हो गया। और हमें सैरिया दिखाई जाती है जो बेचारी पूरी भीगी हुई होती है और वाकई पलक भी नहीं झपक रही होती। और तो फिर उसका भाई कहता है क्या इसको लगता है कि ये अगर किसी को बताएगी तो इसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ इसे बिल्कुल ठीक लगता है, यहाँ इस ख़ानदान में इसकी कोई किसी को ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बेहतर यही होगा ये गायब हो जाए और मर जाए। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब रोचे जो है उसका सर को ज़ोर से गाड़ रहा होता है, मतलब अंदर पानी के अंदर उसने उसका हाथ भी कस के पकड़ा होता है ताकि वो अपने आप को छुड़ा ना सके। इतने में उसकी माँ जो है मतलब सेजियस की माँ जो है वो आ जाती है और कहती नहीं सेजियस, और पीछे सैरिया भागती आ रही थी, उसके पीछे बीबी होता है। सैरिया बोलती है क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉर्ग्रेस आप क्या कर रहे हैं। अगले पल में सैरिया याद करती है कि रोचे से कह रहा था कि मैं बस बाहर जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करके आ जाऊंगा। तो कहती है क्या, उसने कहा था वो सिर्फ बात करेगा, ये इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, और अभी ये इसको डुबा रहा है पानी के अंदर। सैरिया कहती है ये कितना अच्छा है, उसने बस मेरे लिए इतना कुछ कर लिया। और पीछे बीबी होता है जो बहुत परेशान होता है, कहता है लेडी सैरिया ये अपना कोट पहनिए। उसके पीछे उसकी माँ आती है, वो कहती है क्या तुम यहीं पे खड़े हो कि ये सब देखने वाली, तुम अपने जाकर अब शोहर को रोकने नहीं वाली, कुछ करो। वो कहती है क्यों, मैं क्यों कुछ करूँ, वो आपके बेटे के साथ ड्वेल कर रहे हैं, मैं उनके बीच में क्यों जाऊँगी, और वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उनके बीच में जाऊँ। तो उसके कंधे से पकड़ के उसको सैरिया को लाने शुरू हो जाती है कि प्लीज़ जाओ कुछ करो। तो सैरिया बोलती है नहीं मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं उनके बीच में जाकर इंटरप्ट करूँ उन लोगों को, प्लीज़ उन्हें करने दें वो जो भी कर रहे हैं। तो कहती है नहीं क्या तुम पागल हो गई हो, तुम जाओ अपने शौहर को रोको। और उसका हाथ पकड़ के उसको आगे की तरफ घसीट रही होती है। इतने में जो सैरिया है बेचारी का पाँव दुख रहा होता है, तो वो उसको रोकने के लिए जा रही थी कि मेरा पाँव दुख रहा है। तो जो उसका सर्वेंट है मतलब सैरिया का नहीं उसकी माँ का जो सर्वेंट है वो आ जाता है और कहता है आप लेडी लॉर्डशिप के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतने में बीवी जैसे ही देखते हैं कि सैरिया के साथ ये जो सर्वेंट है बदतमीजी कर रहा है, वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ डुएल के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने बदतमीजी की है मेरी लेडी के साथ, इसका जो मतलब केस के जो तुम दे सकती हो उसको कंपनसेशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सैरिया बोलती है ओह, तो ये फाइनली एक्सप्लोड हो ही गया। फिर वो बीबी से कहती है ठीक है जो भी करना है प्लीज़ जल्दी करो, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, मुझे रोचे को रोकने भी तो जाना है। तो पीछे वाला बंदा भी जो होता है ना वो भी बड़ा चल के आ रहा होता है कि हाँ मैं इसको देख लूँगा इसकी ये क्या है। और जैसे ही वो बेचारा आगे बढ़ता है लिटरली 3 सेकेंड्स के अंदर जो बीबी होता है वो उसको ज़मीन पे गिरा देता है और उसको मार देता है। तो कहता है लो
वो कहता है लेडी, फिर वो खुश होते हुए बच्चों की तरह हाथ हिलाते हुए कहते हैं लेडी, जैसा कि आपने कहा था कि जल्द से जल्द मैंने इसको 3 सेकंड में नॉकआउट कर दिया, उसको मार दिया। और इसकी माँ जो थी वो ये सब देखकर परेशान ही होती है कि पहले इसके शौहर ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, अब इसके गार्ड ने मेरे गार्ड को भी मार दिया। और वो ये सोचती बेहोश हो जाती है। तो सारिया कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर अंदर दिखाया जाता है कि रोचे जो है वो अंदर आ जाता है और कहता है मैं देख सकता हूँ। मार्कोनियस भी थी जो वो भी बेहोश हो गई थी। कहती है हाँ, वो बीबी की ने जो उनके नाइट को हराया उससे वो शॉक हो गई थी। फिर वो रोचे बता रहे थे कि हाँ, मार्कोनियस और उसके बेटे दोनों कोई कंधों पर उठा के लेके गया, वैसे भी वो यही डिज़र्व करते थे। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक था? तो सारिया कहती हाँ, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं था। मैं वैसे तो मैं ये भी नहीं चाहती तुम उसके साथ ये करो, लेकिन तुमने ये किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने शुक्र है उसे मारा नहीं। तो रोची कहता है मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं ये करता तो मैं उन्हें मारता ही नहीं, सिर्फ मैं जो इस एम्पायर थी इसके साथ जंग छेड़ देता और वो जो लेक थी उसको बर्बाद कर देता। तो सारिया उसको देखती है और कहती है रोचे तुम बहुत अच्छे हो। तुम उन लोगों की तरह नहीं जो मेरी बातों को समझते ही नहीं, मुझे इग्नोर कर देते कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। नहीं उन लोगों की तरह जो मुझे मेरी बातों को सिर्फ और सिर्फ टालते रहते हैं कि ये दूसरों की गलती थी, उन्होंने ये जान के नहीं किया। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी साइड ली, तुमने मुझे सपोर्ट किया। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता बाकी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ता है। शुक्रिया तुम्हारा, वाकई बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा आज लिटरली उस लेक के लिए जो भी खौफ था वो ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। फिर सारी रोची से कहती है चलो अब हम लोग को सो जाना चाहिए, वैसे भी सुबह हम लोग को जल्द से जल्द घर के लिए निकलना है, तो चलो अब हम सो जाते हैं। और फिर वो दूर जाके सोने लेट रही होती है। अगली सुबह फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका जो तमाम तर लगेज है सारी और रोचे का, वो कैरेज के अंदर रखा जा रहा होता है। और उसका बाप बोलता है क्या तो आज तुम लोग क्या जा रहे हो? तो कहती है हाँ, क्योंकि आर्कड्यूक के पास बहुत सारे काम हैं जिनको उन्हें करना है और उन कामों को उनकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो कहता है सरिया क्या तुम मुझे एक बात का फ्रेंकली जवाब दो कि कल रात को क्या हुआ था उधर? मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा मामला था जो अब हल हो चुका है तो क्यों ना तुम दोनों वापस कोशिश करो। अभी वो इतना ही बोलता है तो सरिया बोलती है सेल्सियस ने मुझे मारने की कोशिश की थी जब मैं छोटी थी। तो वो उसका फादर बड़ा शॉक हो जाता है कि क्या क्या वाकई सेल्सियस ने ऐसा कुछ किया था? फिर सरिया कहती है उस रात जब मैं खो गई थी आपने लोगों को ढूंढने भेजा था, उस रात मेरा सीजियस ने जब मेरा सर ना उस होल के अंदर डाल दिया और मुझे मारने की कोशिश की। वो कहती अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप जैसन से इस बात के बारे में पूछ सकते हैं, वैसे भी मुझे भी उसी ने मुझे ये सब बताया। तो कहते हैं क्या वाकई उसने सब किया? तो तुम इतना वक्त से खामोश क्यों थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है जब उस रात मेरे साथ हादसा हुआ, मतलब मेरे शादी वाले दिन मैं अपनी तमाम तर मेमोरीज मतलब आधी मेमोरीज भूल चुकी थी। मुझे जब जैसे ने ये सब बातें बताई तो मुझे बाकी बातें भी याद आ गई। तो कहते तुम्हारी मेमोरीज़, क्या वाकई ये सब हुआ? तुम अपनी मेमोरीज़ भूल गई हो क्या? तुम इसी इतनी बदल गई हो? तो कहती है हाँ, बस मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, मैं इस स्टेट में कब आई थी? तो उसका फादर कहता है मुमकिन है जब तुम 3 या 4 साल की थी। तो कहती है तो फिर क्यों सिर्फ मैं ही क्यों थी जो उस पोर्ट्रेट में मिसिंग थी? और फिर हमें वो कहती है वैसे अब मैं अगर इस पोर्ट्रेट को देखूँ तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब एक जैसे हैं। फादर आप भी इन्हीं के जैसे हैं, आपने कभी मेरी फिक्र नहीं की। और ये कहकर सरिया बाहर आके गेट बंद कर देती है। तो फिर रोचे बुलाता है सरिया कहती है रोचे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है बेशक मैं अपनी आर्क ड्यूक को स्कॉट करने आया हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आऊँगा। इतने में ही क्या कहते हैं हमें वो दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका भाई है मतलब सेल्सियस वो बोल रहा होता है कि कैलिस ने मुझसे अपने तमाम तर जो ताल्लुक़ है उन्हें ख़त्म क्यों कर दिया। तो कहते हैं दरअसल जो कल रात का हादसा था वो बहुत से लोगों तक पहुंच चुका है जिनमें लॉर्ड हेनरिटेशन भी शामिल है। तो कहते हैं लॉर्ड हेनरिटेशन ही क्यों? चलो तुम कोशिश करो वो जो रूमर्स है वो ज़्यादा ना फैलें, लोगों को पता न चले कि उस रात क्या हुआ था। ये बात अगर नोबल तक पहुंच गई तो मेरी मुश्किल हो जाएगी कि उस रात मैंने सरिया को नदी में डुबाने की कोशिश की थी। इतने में पीछे इनका छोटा भाई जो नीजिया से वो आ जाता है। कहते हैं क्या आपने किया था भाई? तो वो कहते हैं हाँ, अब तुम भी आ गए, तुम भी शुरू हो जाओ। कहते हैं क्या वाकई आपने उस 10 साल की बच्ची को उस ठंडे पानी में डुबोने की कोशिश की? क्या आप कह रहे हैं कि आपने सरिया को उस पानी में गिराने की कोशिश की जब मैंने उसे पीछे छोड़ दिया था? तो कहते हैं हाँ, तुम इतने भोले क्यों बन रहे हो, तुम ही तो थे जो उसे पीछे छोड़ाए थे। तो उसका भाई कहता है मतलब नीजियस कहता है दरअसल मैंने उसे छोड़ा नहीं था, मैं रास्ता भटक गया था, मैं बस उसे वापस विलायत तक लाना चाह रहा था। और ये सब बातें जो जैसन है वो पीछे से सुन रहा होता है। वो कहते हैं लेकिन खैर फिर उसके बाद कहता है कि जब आपको पता चला कि सरिया एक्सटर्नी है तब आपने उसकी इस ओहदे को भी कैश करना शुरू कर दिया। तो पीछे से उसकी माँ जो होती है मतलब कि नीजस और सेल्सियस की माँ जो होती है वो नीजस पे चीखती है कि बस करो, अब तुम क्या ऐसी पुरानी बातें निकाल के अपने भाई को और रेगरेट में डालना चाहते हो? तुम्हें जिस बात पर फोकस करना चाहिए वो ये है कि तुम अपने जो फैमिली का स्टेटस है उसे कैसे और बहाल कर सको, उसे कैसे दोबारा नॉर्मल कर सको। तो नीजियस जो होता है वो कहता है हाँ, मैं कब से उससे नफरत करता था क्योंकि वो जिन उन नज़रों से मुझे देखती थी मुझे तकलीफ़ होती थी कि वो अपनी फैमिली को इस तरह अवॉइड क्यों करती है। लेकिन अब अगर देखूँ तो जिस तरह मैंने उसे देखा, जिस तरह मैंने उस छोटी बच्ची को इतने सालों तक ट्रीट किया, मुझे अफसोस होता है। हम सब पागल थे, मैं, माँ, भाई, हम सब पागल थे।
और फिर वो ये कह के भागना शुरू हो जाता है और पीछे से उसको उसकी माँ आवाज़ दे रही थी कि नीचे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे स्केलेटन रुक जाओ। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें लीनियन दिखाया जाता है जो भाग के आ रहे थे। कहता है लेडी सैरिया ये क्या है, आप फिर से यहाँ पर आ गई। मेरे ख्याल से आपको सफ़र से आने के बाद इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन आप जब से कैलेडन से लौटी हैं आप हर रोज़ यहाँ पर आ जाती हैं। तो सैरिया कहती है तुम पागल हो गए, मेरा काम है और मैं कुछ उन लोगों में आती हूँ जो अपना काम करने के बाद ही आराम करते हैं। तो लीनियन कहता है क्या लेडी, मुझे कभी कभार लगता है कि आपको एक एकेडमिक स्टूडेंट है जो हर वक्त रिसर्च करती रहती है और हम अपने आप को थकाने में लगी रहती हैं। आप सोचें तो सही, आप बीवी के बारे में सोच लें, वो भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा होगा सफ़र की वजह से। तो बीवी कहता है तुम अगर ये सोचते हो कि मैं थक गया हूँ सफ़र की वजह से तो तुम सिर्फ पागलों की तरह भौंक रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा रिफ्रेश रहता हूँ। और फिर वो सैरिया से कहता है लेडी आप यहीं पर रुके, मैं जाकर जो पूरा वो है एरिया है उसे स्काउट करके आता हूँ। तो सैरिया बोलती है कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये इंसान ही नहीं है, लेकिन अच्छा है कि ये इंसान है। फिर वो जो होता है लीनियन होता है कहता है हाँ मुझे भी ये जोक नहीं लगता, वाकई कभी कभी अजीब सा इंसान कभी कभी एक अजीब सी मर्मेड लगता है या फिर कोई एलियन। तो सैरिया बोलती है क्या तुम्हें एलियंस के बारे में पता है। तो लीनियन कहता है मैं यहाँ पे आया था आपको कुछ बताने के लिए, हिज ग्रेस जो है वो चाहते हैं कि आपके साथ डिनर करें। तो सैरिया कहती है रोचे चाहते हैं कि मेरे साथ डिनर करें, ठीक है, उसे कहते हो वो थोड़ा इंतजार करे। तो जो लीनियन होता है वो बहुत अजीब सा चेहरा बना मतलब प्यारा सा चेहरा बना के सैरिया की तरफ देखना शुरू होता है। तो सैरिया कहती है तो मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो कहते कोई ख़ास नहीं, बस मैं चाह रहा था, मैं ऐसे ही खुश था कि आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी वक्त से आप एक मतलब काफ़ी टाइम से आप लोग थके हुए होंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा होगा। तो कहती क्या ही अच्छा हो जाएगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके हाथ से ग्लास गिरता है और वो मतलब बहुत बुरे तरीके से नीचे मुँह करके बैठी होती है। तो रोचे बोलता है सैरिया क्या तुम ड्रंक हो गई हो। फिर रोचे सैरिया बोलती है नहीं मैं ड्रंक नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मतलब वो बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रही होती है कि तुम मेरी बात सुनो, देखो मैं कितने अच्छे से पढ़ती हूँ। और वो उस बॉटल को पकड़ के पढ़ना शुरू हो जाती है कि इम्पीरियल ट्राइब्यूट ब्ला ब्ला ग्रेप्स, मतलब कुछ भी पढ़ रही होती है। वो कहता है मेरे ख्याल से रोचे कहता है मेरे ख्याल से ये तुम्हारा आखिरी ग्लास था। तो सैरिया बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी भी ठीक हूँ, मैं पी सकती हूँ अभी और पी सकती हूँ, मैंने तुम्हें कहा ना मैं बिल्कुल ड्रंक नहीं हूँ। तो रोचे बोलते हैं हाँ हाँ बस करो अब तुम, और उस बोतल को रख दो वो गिर जाएगी, मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया था कि मैं देख सकूँ तुम ठीक हो कि नहीं। तो सैरिया बोलती है ये तो पता चलता था, मैंने थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी वाइन पी ली, इसके अलावा कुछ नहीं। और देखो तुमने तो मुझसे ज़्यादा वाइन पी है, हाँ तुमने मुझसे ज़्यादा वाइन पी है, इसमें फ़नी किया तुमने मुझसे ज़्यादा वाइन पिया और तुम बिल्कुल ठीक हो, ये कैसे पॉसिबल है। मुझे यकीन नहीं आता तुमने वाइन पी है, तुम्हारा ग्लास वो अब भी भरा हुआ क्यों है। फिर वो बॉटल को उधर कर रही होती है तो रोचे बोलता है प्लीज़ बॉटल को नीचे रख दो, ये ना तुम उसे गिरा दो। तो सैरिया बोलती है नहीं तुम अपना ग्लास दिखाओ, वो ग्लास तुम्हारा पूरा भरा हुआ है। तो रोचे कहते क्या तुम वाकई तुम्हें लग रहा है। वो अपना ग्लास आगे लाते हैं, कहता है ये देखो मेरा ग्लास भी उतना ही है जितना तुम्हारा ग्लास था। तो सैरिया जो है वो सी के ग्लास से जो वाइन है वो पीना शुरू हो जाती है और कहती है ये कितने मज़े किया, और वो सारी वाइन जो अपने चेहरे के ऊपर गिरा देती है। तो रोचे बोलता है सैरिया ऐसे मत करो, सारी जो ड्रिंक है वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। तो सैरिया उसके हाथ को झटकती है और वो सारी जो ड्रिंक थी वो रोचे बेचारे के ऊपर ही गिर जाती है। और फिर सैरिया बोलती है मुझे माफ़ कर देना, ये वाइन ये तो सारी तुम्हारे ऊपर गिर गई, तुम्हारी शर्ट गंदी हो गई है, मुझे माफ़ कर दो रोचे। और ये कहते कहते वो बेचारी उसके शर्ट से वाइन को साफ़ करना चाह रही होती है, लेकिन जो पूरी वाइन है वो और फैली जा रही होती है। वो कहती है मैं इसका ध्यान रखूँगी, तुम फिक्र मत करो, मैं इसको ठीक कर दूँगी, मैं तुम्हें इसको धोखे दे दूँगी। और उसके बाद हमें बताया जाता है वो सीन वहीं कट हो जाता है, वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह का वक्त दिखाया जाता है। तो सैरिया बोलती है क्या वाकई उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं एक बीस्ट को अपने पास रख सकती हूँ। तो कहते हैं हाँ उन्होंने आपको इजाज़त दे दी और बेशक आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। वो लोग तो बहुत एक्साइटेड थे आपको परमिशन देते हुए, आपको वो देखना चाहिए था। तो सैरिया कहती है हाँ मैं उनके लिए भी उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहती है और अब इस मैप के बारे में हमें यहाँ पर जल्द से जल्द मतलब काम शुरू करना होगा ताकि हम उस क्रिस्टल माइन को ढूंढ सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मैं इसको कैसे देख सकती हूँ। जब सैरिया ये सब सोच ही रही होती है तो हमें रोचे दिखाया जाता है जो घूर के सैरिया को देख रहा होता है। सैरिया कहती है रोचे तुम मुझे कब से क्यों घूर रहे हो। तो रोचे कहते हैं मैं तो कब से तुम्हें नहीं घूर रहा, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम कब से उस मैप में क्या देख रही हो। तो सैरिया बोलती है बस करो, तुम कब से मुझे घूर रहे हो और अब तुम इस बात को जुटा रहे हो, जब से मैं स्टडी रूम में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ तुम मुझे घूरे जा रहे हो। तो रोचे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं ही तुम्हें देख रहूँगा, मैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मतलब भटक गया था। तो सैरिया कहती है क्या। तो लीनियन उस सैरिया के पास जाते कहते हैं लेडी सैरिया क्या हुआ था आप दोनों के बीच में कल रात को। तो जो रोचे था अजीब सा एक्ट कर रहे हैं। सैरिया बोलती है नहीं कुछ हुआ था, खामोश हो जाओ। और फिर वो उठती है और कहती है रोचे तुम अपनी आंखों का कुछ इलाज कराओ और मुझे तंग करना बंद करो। और उसके बाद रोचे बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। कहती मैं जा रही हूँ ताकि मैं अपने काम पर अपने प्लान पे काम कर सकूँ, लेकिन प्लीज़ तुम नाइट को भेजो जो कि मेरी मदद कर सकें। तो जो लीनियन है वो उठ के पहले सैरिया को देखता है फिर रोचे को देखते हैं, कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या आप लोगों के बीच में कल रात को क्या हुआ था। तो रोचे बोलता है नहीं। तो कहता है ठीक है सर। और फिर सैरिया को कोई बुलाता है, कहते हैं बाय लेडी, और पीछे बीबी होता है, कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको स्कॉट करने के लिए आज पे यहाँ पर हूँ। तो सैरिया बोलती है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी मदद के लिए आए, खैर तुम जाकर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने बीस्ट हैं।
फिर सारिया कह रही है ये जगह मैप पे देखने में तो बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन जब हम अंदर आए तो ये बहुत ज़्यादा गहरी बड़ी है। तो बीवी बोलते हैं माय लेडी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीस्ट हो सकते हैं। और वैसे भी मतलब बीवी अभी अपनी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं आपको बचा लूँगा अगर बीस्ट आ भी गए। तो पीछे से एलियट हमें दिखाई देता है जो भागते आ कहता है लेडीज स्टैंडिंग यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं। वो दरअसल हम जब पहुँचे वहाँ पर हमारे कैरेज के इर्द गिर्द उन्होंने वो घूम रहे थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि अंदर कोई हो सकता है। अगर हम फ़ौरन वहाँ से भागते नहीं तो वहाँ पर कोई ना कोई मुश्किल आ सकती थी, हम मर भी सकते थे। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैरेज को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे बीस्ट होते हैं। ये कैरेज पता नहीं किसका है क्योंकि ये सैरिया मतलब कि उनके बाई का तो नहीं है, और इसके बीच में एक लड़की होती है जिसके पिंक बाल होते हैं और वो बोले प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, और वो भाग रही होती है लेकिन जो बीस्ट है वो उसे पकड़ लेते हैं और उसको जकड़ लेते हैं और वो बेचारी बस करा रही होती है कि नहीं मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई वहाँ पर होता ही नहीं है। अचानक से वहाँ पर कोई भागते हुए आता है और वो एलिट होता है जो कि उस बीच पे वार होता है और करता है और जो लड़की होती है उसे छुड़ा लेता है। और जो लड़की होती है वो सैरिया की गोद में आके गिरती है। सैरिया को बोल रही थी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो। तो कहती है हाँ सब ठीक है, प्लीज़ आप होश में, आप अब महफूज हैं, हमने आपको रेस्क्यू कर लिया। तो लड़की जो होती है वो कहती है सैनेट आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। अब पता नहीं यहाँ पर जो सैरिया है को इस लड़की ने सैनेट क्यों कहा है और ये लड़की कौन है ये भी हमें नहीं पता, आगे स्टोरी में बताया जाएगा। लेकिन इस लड़की की बेचारी की बहुत बुरी हालत हुई है। आगे जो बीबी है वो बुलाता है कि लेडी क्या आप ठीक है? तो वो लड़की भी बोल रही थी कि लेडी सैरेट। तो सैरिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर ये लड़की इसके ऊपर बीस ने अटैक किया है। तो कहता है तो क्या आप इसको प्योरीफाई करेंगी आप? तो कहती है हाँ, तो मैं इसको अब ऐसे ज़मीन पे थोड़ी छोड़ सकती, मुझे इसके कुछ तो करना होगा। तो सैरिया कहती है जहाँ तक मुझे यकीन है मैं ये कर लूँगी इस सर्कुलेट की वजह से। फिर वो कहती है अचानक से क्या हो रहा है, मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसे छुआ है, यकीन नहीं आता ये खुद ब खुद प्योरीफाई हो गई। वो कहता है इससे अब मुझे लगता है कि ये ठीक है, लेकिन नाइट्स और आपके हस्बैंड वो लोग अभी नॉर्थ में है। तो सही कहती है नॉर्थ क्या वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है? तो कहता है मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर आपके हस्बैंड से ज़्यादा कोई और डेंजरस हो सकता है, चलें अब उठें। वैसे आप इस ज़मीन को देख सकती हैं इतनी काली क्यों हो रही है? तो सैरिया कहती है हाँ वैसे अभी अपनी पावर्स को देखते हुए मैं चाहूँगी मैं कोशिश करूँ क्या मैं ज़मीन को भी प्योरीफाई कर सकती हूँ। तो वो जैसे ही हाथ लगाती है तो जो तमाम तर ज़मीन होती है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। और बीवी कहता है कि ये ग्राउंड इसे क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो सैरिया कहती है क्या ये सर्कुलेट की वजह से हो रहा है? क्या ये मुमकिन है कि सर्कुलेट जिसके पास होगा वही सैनेट होगी? फिर वो लीना की बातें याद करती है जब वो बोल रही थी कि नेकलेस ये तुम्हें कहाँ से मिला? और सैरिया कहती है क्या इसी की वजह से लीना के पास इतनी पावर्स थी? फिर अगले सीन पल हमें लिनन को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होता है। वो कहता है आप दोनों शुक्र है आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। और वो ये कहते हुए रोना शुरू हो जाता है। तो सैरिया कहती है मुझे नहीं लगता तुम हमारे लौटने की वजह से खुश हो, मुझे तो लगता है क्योंकि मैंने उस ज़मीन को ठीक कर दिया इसलिए तुम इतना खुश होते हो। तो लिनियन जो है वो उनकी तरफ मुड़ता नहीं। तो सैरिया कहती है जैसे कि मैं देख सकती हूँ तुम इस बात से इनकार नहीं करे, तो यही वजह तुम्हारी खुशी की। तो फिर उसके बाद वो चल रहे होते हैं तो लिनियन उसे बताता है कि लोगों ने उस रोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो आपने प्योरीफाई किया। कहती है हाँ हाँ मैं देख सकती हूँ, मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी। तो लीनी कहते हैं हाँ वो वाकई आपके शुक्रगुजार है। तो सैरिया अपने दिल में सोचती है क्या ये सब उसी सर्कुलेट की वजह से हुआ? क्या मुझे इन लोगों को इसके बारे में बता देना चाहिए? वैसे अब तक तो मुझे ये मालूम भी नहीं क्या ये वही सर्कुलेट है जिसके बारे में नॉवल में जिक्र किया गया था। तो जो लीनियन है वो पूछता है कि आप अपने चैम्बर में जाने वाली सुने कि नहीं? तो सैरिया कहती है हाँ अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है मेरे लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी और थोड़ा आराम करना चाहूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। वो आगे बढ़ती है तो रोचे से टकरा जाती है और वो कहती है रोचे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहते हैं तो तुम यहाँ पर थी, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। तो सैरिया बोलती थी किसके बारे में बात करनी थी? तो रोचे कहता है हाँ मुझे याद है मैं जब तुम्हें घूर रहा था तो मुझसे नाराज़ हो गई थी, तो मैं उसी के लिए तुमसे बात करने आया था। तो सैरिया कहती है हाँ लेकिन तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? वैसे तुम्हारी आँखें इतनी अजीब क्यों लग रही है? तो जो बीबी होता है वो बहुत खुश होता है कि लो मैडम ने उनकी आंखों पर गौर तो किया, और सॉरी लीनियन खुश होता है और बीबी अजीब से मुंह बना के कहता है कि मैडम को क्या हो गया? तो जो रोचे होता है वो कहता है लो इस दफ़ा तुम मेरी ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। तो सैरिया बोलती है नहीं अगर तुम्हारे पास यही फालतू बातें हैं करने के लिए तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ आराम करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है करने को। तो रोचे बोलता है नहीं नहीं रुको, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अब टीज़ नहीं करूँगा, तो मेरी बात तो सुन लो। दरअसल इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हारा घर है यानी कि इम्पीरियल पैलेस, वहाँ से हमारा जो शादी का अप्रूवल है वो हमें मिल चुका है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में मतलब कि जो तमाम तर लोग होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और सॉरी मैंने पिछले एपिसोड में कह दिया उनके घर की तरफ से, सैरिया के घर की तरफ से नहीं, इम्पीरियल हाउस की तरफ से, मतलब कि किंग्स की तरफ से उनकी शादी को अप्रूवल मिल गया। तो सारे जो वो होते हैं सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं फाइनली आपको ये आखिरकार मिल ही गया। तो रोचे जो है वो बहुत संगीन होकर वो लेटर खोल रहा होता है और कहते हैं हाँ उन्होंने हमारी शादी को जो है वो इजाज़त दे दी है। तो वो कहते हैं हमें लगा था इसमें बहुत देर लग जाएगी क्योंकि यूजुअली इसमें 1 साल लग जाता है, लेकिन अच्छा हुआ ये बहुत जल्दी हो गया। तो कहते हैं अब तो
जो लीनियन होता है वो मतलब कि पीरियड्स के बारे में बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। तो जो वो होती है सोसाइटी होती है वो कहती है लीनियन, तो मैं उनके बारे में थोड़ा अदब से बात करनी चाहिए। तो कहता है अभी हम क्योंकि हाउस बर्ग की ज़मीन पर हैं तो हमें मेरे ख्याल से सिर्फ योर ग्रेस और डचेस को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो कहती है हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो। तो कहते हैं अब से तो मैंने सोच लिया मैं योर ग्रेस को जो है आर्क डचेस कह के बुलाऊँगा। और जो बीच में होता है मतलब क्या जो बटलर होता है वो कहता है योर ग्रेस आपने क्या उन्हें बता दिया। तो लीनियन कहता है हाँ मैंने खुद देखा था, इन्होंने खुद उन्होंने बताया था रात को सैरिया को, और सैरिया को ये भी कहा था कि हम लोग जल्दी क्या कहते हैं जो कैपिटल है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो सारे शौक हो जाते हैं कि कैपिटल, अब कैपिटल क्यों शिफ्ट होंगे, और अगर आप शिफ्ट होंगे तो क्या हम भी वहाँ पर जा सकते हैं, क्या हम लोग भी अप्लाई करते हैं वहाँ पे सर्वेंट्स के लिए। तो वैसे आप लोग निकलने कब आ रहे हैं। तो रॉचर बोलता है नहीं मुझे नहीं मालूम। तो सब कहते हैं माफ़ कीजिएगा आपने क्या कहा, आपको नहीं मालूम। तो लीनियन कहते हैं नहीं मैंने आपको खुद तो बोलते हुए सुना था कि आप एक मंथ में निकल जाएंगे यहाँ से। तो रॉचर कहते हैं हाँ हाँ वो मेरा इरादा था, लेकिन सैरिया का पता नहीं सैरिया का क्या इरादा है। जब मैंने उसे बताया कि हमें जो लेटर है वो रिसीव हो गया तो वो बहुत उदास हो गई, पता नहीं क्यों वो उदास थी। फिर अगले सीन में हमें बीबी दिखाया जाता है जो पूछता है कि लेडी आप इतने अजीब मूड में क्यों हैं, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं। तो सैरिया कहती है ओह तो तुम क्या खा रहे हो। वो कहता है दरअसल वो लोग अब एक टर्की को रोस्ट कर रहे थे मैं वो ले आया। तो सैरिया कहती है अच्छा। तो वो बताता है दरअसल सारा कैसल जो है वो बहुत खुश है क्योंकि आप लोग की जो शादी को अप्रूवल मिल गया। सैरिया बोलती है क्या वाकई, मुझे तो नहीं लगता, मैं इतना अजीब महसूस कर रही हूँ, पता नहीं मैं डर गई हूँ शादी से। तो कहता है क्यों, आप क्यों डर गई शादी से। तो कहती है दरअसल मुझे डर लग रहा है कहीं रॉचे भी कैलिस की तरह ना चला जाए मुझे छोड़ के। तो सैरिया जब ये बोल रही थी वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, और बीबी बोलता है कि वाकई आप उस बेवकूफ़ के बारे में सोच रही हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं जाता हूँ और उसका सर जो है उसको उठा कर ले आता हूँ। लेकिन सैरिया जो है उसको पकड़ लेती है कि अगर तुम मर्डर करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। कहते नहीं नहीं मुझे जाने दो, मैं उस मार्कस का सर जो है उसको काट के छोड़ूंगा, मुझे मत रोकिए माय लेडी। तो सैरिया बोलती है नहीं नहीं बीबी प्लीज़ तुम बैठ जाओ, मुझे बस अजीब सा महसूस हो रहा है। वैसे भी मेरे ख्याल से रॉची को पता चल गया होगा मेरे दिल में क्या चल रहा है क्योंकि वो मेरे एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। और फिर वो पुराना सीन याद करती है जब लीनियन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन लेडी सारिया, अब आप लोग क्यों ना जाके कैपिटल में एक दफ़ा दोबारा शादी करें और फिर अपनी शादी को अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो सारिया कहती तब क्या अगर लीना वापस आ गई, क्या रॉची उसके पास चला जाएगा, तब क्या मेरी अगर सारी मेरी मेहनत जो है वो बेकार चली गई और रॉची ने मुझे छोड़ दिया। तो फिर वो नीचे घुटनों पर बैठ के हुए कहती है बीबी तुमने मेरी बात सुनी, इसका तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ी देर में अंदर आती हूँ, तुम सब्र करो। तो इतने में अचानक से पीछे उसके रॉचा आ जाता है और कहता है किस क्या प्रॉब्लम है सारिया, क्या कोई इशू है तुम्हारे साथ, प्लीज़ प्लीज़ बताओ, अगर मुझे कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया है, मैं सुधारूंगा उसे। और जो बीबी होता है वो बेचारा साइड से निकल रहा होता है और कहता है ठीक है मुझे इनको टाइम देना चाहिए, उन दोनों को बात करने दो। और यस गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। मैं अगले नेक्स्ट दिन भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं इंशाल्लाह मतलब 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो वेट करो नेक्स्ट पार्ट का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।